स्टार्ट। तो अच्छा, तो हमारे पास जो टुडेज क्लास इज द लास्ट क्लास, लास्ट सेशन इन दैट 5 लेक्चर सीरीज जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोड्यूस किया था। और आप उसमें हम जो है आपने देखा कि हम चलते हुए कि वी स्टार्टेड विद सम क्वेश्चंस कि साइंस क्या होती है, साइंस के जो इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जो हमने बात की थी, उसमें हमने एक जो हमारी फर्स्ट वो थी फर्स्ट ब्रांच ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिस्कशन, वो थी कि जी हैबिट्स और साइकोलॉजीज और हम उसको ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड्स, और आप उसको कल्चर ऑफ साइंस भी कह सकते हैं। तो ये मैंने इसको ये कहा था कि हम हैबिट्स ऑफ माइंड में, यानी हैबिट्स ऑफ माइंड या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स जो हैं उनके ऊपर कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं इनकी कल्मिनेशन हो जाती है। हमने बात स्टार्ट की कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। साइंस जो है वो, उसको हम कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम लें तो उसको हम हिस्ट्री में और फिलॉसफी ऑफ साइंस में रख के देख सकते हैं। और अगर हमारे पास हिस्ट्री और फिलॉसफी की बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉलेज ना भी हो, जैसे कि हमने उसको बहुत डिटेल में तो नहीं देखा, स्टिल एनी इफ वी रीड एनी बुक, तो हम उसमें से कुछ कोई भी साइंटिफिक थ्योरी पढ़े तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मिसाल के तौर पे इंट्यूशन क्या है, यानी किस जगह के ऊपर जो भी राइटर है या थ्योराइजर है वो इंट्यूशन को इस्तेमाल कर रहा है, किस जगह के ऊपर वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, उसकी रीजनिंग के पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है, वो रीजनिंग कैसे कर रहा है, और इन सब के बाद वो एक क्लेम करता है, यानी दैट क्लेम इज द नॉलेज क्लेम। यानी वो बताता है कि मैं ये इसका नॉलेज क्लेम होता है। तो अब हम ये सवाल उठाते हैं कि जब वो एक नॉलेज का क्लेम कर देता है, सो दैट इज यूजुअली सम काइंड ऑफ थ्योरी या सम काइंड ऑफ नेचुरल लॉ, और उसमें से हम ये सवाल उठाते हैं कि इज दैट क्लेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसमें अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो हम उसकी डिग्री ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी देखते हैं कि अच्छा कितने लोग जो हैं वो कम्युनिटी में उस क्लेम के ऊपर एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट तक पहुंच गए। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यानी ये जो सारी बात है, इसका कल्मिनेशन जो है वो है साइंटिफिक पैराडाइम्स। पैराडाइम्स का क्या मतलब होता है? पैराडाइम्स जो है वो एक पुराना ग्रीक वर्ड है, और वो उसकी जो ओरिजिनल ग्रीक टर्म है उसी से वो निकला है, पैराडाइमा से। और ये ज्यादा ये यूज होता था पहले जमाने में, रेट्रिक में, शायरी में, लिटरेचर की टर्म के तौर पे यूज होता था। लेकिन आफ्टर थॉमस कून, और थॉमस कून से भी कुछ पहले, यानी थॉमस कून ने इस लफ्ज को फिलॉसफी ऑफ साइंस में, या फिलॉसफी ऑफ, यानी इसको इसको जो इसका जो साइंटिफिक बेंट है वो हमें कून के बाद से मिलता है। और साइंटिफिक बेंट से पैराडाइम का मतलब क्या है? पैराडाइम का मतलब यह है कि अ, कोई भी सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, और सेट ऑफ पैटर्न्स जो उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कॉमन इन दी डिसिप्लिन। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हम मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं जी पैराडाइम ऑफ, लेट्स से वी कॉल जी के पैराडाइम ऑफ लिटरेचर क्या है। ठीक, तो अगर ये सवाल उठाया जाए तो हम क्या, पैराडाइम ऑफ लिटरेचर हम अपनी यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में कैसे पढ़ते हैं कि हम कुछ ग्रामर पढ़ते हैं, फिर हम ग्रामर के बाद वी लर्न के ये कुछ रूल्स होते हैं, फिर हम इनको इनकी बेस पे कंपोजिशंस करते हैं, लिखना सीखते हैं, फिर हम कुछ रीडिंग करते हैं, रीडिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जी इस तरह से रीडिंग की जाए। ये सारा काम जितना भी हो रहा है, ये जिन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, इसमें फिर इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है। ठीक है, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। आप लोग कहते हैं ना हमें कि जी नज्म की तशरीह की जाए,
तो नज्म की तशरीह के लिए एक स्पेसिफिक पैराडाइम्स यूज होते हैं कि जी शायर कौन है, शायर ने क्या बात की, और किस उनमें हम अल्फाज के जो मीनिंग्स हैं वो देखते हैं। यानी हमारे पास एक वोकेबलरी और पूरी पूरी एक लेक्सिकॉन जो है वो डेवलप होती है, उसको रेफर करते हैं। और ये इंटरप्रिटेशंस या ये डिस्कशंस एक खास असूल और जवाबित के अंदर रहते हुए हो रही होती हैं, और वो तमाम असूल और जवाबित जो हैं वो उस पर्टिकुलर बॉडी का, यानी उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन का पैराडाइम कहलाते हैं। अगर हम कहें कि जी पैराडाइम ऑफ मेडिसिन, तो पैराडाइम ऑफ मेडिसिन का मतलब ये है कि जो मेडिसिन करने वाले लोग हैं उनके आपस में शेयर्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं। यानी हम ये कहेंगे कि जी वो डायग्नोस्टिक्स करते हैं, वो उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे वो आपकी बॉडी के बारे में कुछ कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं। उन इन्फरेंसेस की बेस पे वो एक क्लेम करते हैं, और वो क्लेम यानी वो भी देखिए ऑब्जर्व करते हैं, और फिर वो एक क्लेम करते हैं कि आपको फलां बीमारी। अब ये जो क्लेम होता है ये एक डायग्नोस्टिक क्लेम है। हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या ये क्लेम ऑब्जेक्टिव है, यानी आप समझते हैं कि मुझे वाकई ये बिल्कुल बीमारी है। अगर अगर वो क्लेम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है तो वो आपको दवाइयां दे देते हैं कुछ, कि इससे ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ केसेस में वो क्लेम इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उनका ख्याल होता है कि आपका हल्का सा गला खराब है, शायद कोई वायरल डिजीज हो, तो वो आपको एक कुछ इस पर्सपेक्टिव में इस क्लेम की डिग्री के हिसाब से आपको ब्रॉड बेस्ड कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं। यानी वो एंटीबायोटिक क्या कहती है कि वो एक क्लेम पे सेट नहीं हो रही थी, अगर 15-20 बीमारियां पॉसिबल होती हैं तो वो कोई भी बीमारी के ऊपर वो कोई भी जो भी बीमारी है वो उस दवाई से ठीक हो जाती है। सो ये इन नॉलेज क्लेम्स की कोई ना कोई डिग्री होती है हर पैराडाइम के अंदर, और हर पैराडाइम के अंदर इनके कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जी कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, और ये सारे एक उस डिसिप्लिन का एक पैराडाइम खिलाते। अब हम उस डिसिप्लिन से अगर एक डिसिप्लिन के पैराडाइम की बात करते हैं तो हम उसके बाद एक अंदर चले जाते हैं, यानी उसके सब डिसिप्लिन। तो हर डिसिप्लिन का अपना पैराडाइम है। यानी जब हम साइंस के पैराडाइम्स की बात करते हैं तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि साइंस में इंट्यूशन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, रीजनिंग होती है, नॉलेज होती है, नॉलेज के क्लेम पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, इंटरसब्जेक्टिविटी होती है, और ये सब कुछ उसकी हिस्ट्री और फिलॉसफी के अंदर आप लोग इसके बारे में बात करते हैं, और उसमें उनकी होप्स और आइडियल्स भी इसको अफेक्ट करते हैं। इस बैकग्राउंड के साथ हम ये बात कर सकते हैं कि साइंस का एक ऐसा पैराडाइम होता है जो कि लिटरेचर के पैराडाइम से मुख्तलिफ होता है। सिमिलरली जब हम साइंस के अंदर जाते हैं तो हमें नजर आएगा कि एक फिजिक्स का पैराडाइम है। अब फिजिक्स का पैराडाइम वो नहीं है जो मैथमेटिक्स का पैराडाइम है। हालांकि दोनों में कई चीजें कॉमन भी हैं, लेकिन हम बात कर सकते, इसीलिए हम ये बात करते हैं कि जी ये बंदा फिजिसिस्ट, ठीक है, और ये बंदा मैथमेटिशियन है, ठीक है। अब हम इसी यही यही चीज अब आप अपने डिसिप्लिन पे लाएं तो हम कहेंगे जी कंप्यूटर साइंस का भी एक पैराडाइम, कंप्यूटर साइंस का। तो ये पैराडाइम्स हमें कहाँ पढ़ाए जाते हैं? ये पैराडाइम्स हमें हमारे यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, हाई स्कूल के बाद से शुरू में हमें ब्रॉड बेस्ड पैराडाइम्स बताए जाते हैं। लिटरेचर कैसे होता है, साइंस कैसे होती है, जर्नल साइंस होती है, मैथ्स होता है। इवेंचुअली हम डिसिप्लिन से सब डिसिप्लिन में कोई डिसिप्लिन चूज कर लेते हैं और उसके पैराडाइम के साथ प्रॉपरली मुंसलिक हो जाते हैं और उस चीज को पढ़ने लग पड़ते हैं। सो आई थिंक ये इट्स क्वाइट सिंपल, और उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आपको आई थिंक के पैराडाइम के लफ्ज से आपको कोई इशू कोई है। अगर किसी का क्वेश्चन, ताकि हम कम से कम इस वर्ड को तो अपने एक यूज कर लें, देन वी टेक डाउन इनटू इट कि इसका इससे क्या मतलब। कोई हुआ तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा और वी कैन डिस्कस। सो अब तक हमने जो बात की उसमें चूंकि पैराडाइम्स जो हैं वो अब इस बात की कल्बिनेशन है, तो इट्स गुड कि हम इस वक्त ये देख लें कि जनरली साइंटिफिक रीजनिंग जो है, यानी लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो रीजनिंग के ऊपर था, और उसमें मैंने आपको कहा था कि हम रीजनिंग को थोड़ी सी मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम अगर ये बात करें तो हमने ये रिकैप तो हमने ले लिया पिछले स्लाइड के ऊपर, एंड नाउ आई वांट टू रिकैप के जनरली हमने क्या देखा है कि रीजनिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो आपने देखा है कि रीजनिंग जो है वो उसकी जो स्टैंडर्ड स्टोरी है वो जो हमने थोड़ी सी देखी, उस स्टैंडर्ड स्टोरी में क्या होता है, उस स्टैंडर्ड स्टोरी में
एक तो डिडक्शन होती है और एक इंडक्शन होती है। यानी ये हमने ब्रॉडली देखा कि इसको हम कह सकते हैं कि लॉजिक जो है उसके लॉजिकल वैलिडिटी जो है वो आर्ग्यूमेंट्स की और उनके लॉजिकल पैटर्न्स जो हैं वो ये हमने लास्ट में हल्का सा इसको टच किया। इस इस स्टैंडर्ड स्टोरी को, यानी ये जो स्टैंडर्ड रीजनिंग की स्टोरी है, स्टोरी से मतलब मेरा ये है कि रीजनिंग का तरीका या जिस जिस कहानी को या जिस नैरेटिव को साइंटिस्ट मान के चलते हैं उसको कहा जाता है इंडक्टिविस्ट स्टोरी। यानी इंडक्टिविस्ट स्टोरी का ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ इंडक्शन है, इस इंडक्टिविस्ट स्टोरी के अंदर डिडक्शन भी इन्वॉल्व है। इसको इंडक्टिविस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने ये बात की थी कि ह्यूम या इस तरह के लोगों ने ह्यूम्स प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन की हमने बात की थी पिछली दफा। तो तो हमारे पास हल्की सी है कि जी इस पे डाला जाता है, इस बहस को किया जाता है कि जी इंडक्शन साइंटिस्ट करते हैं। हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में भी आएंगे। अब मैं जस्ट आई वांट टू टच इट कि हल्की सी ये एक डिस्कशन है, पर मगर अभी इसको आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल। राइट नाउ हमें ये मालूम है कि जब भी बात की जाती है तो एक क्रिएटिव इमेजिनेटिव ऑब्जर्वर होता है, और ये बात हम जान चुके हैं कि वो ऑब्जर्वर वो क्रिएटिव क्यों होता है ये भी हमें पता है, वो इमेजिनेटिव क्यों होता है या उसकी इमेजिनेशन कैसे काम करती है ये भी हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये बंदा जो है यानी दिस इज अ साइंटिस्ट। ठीक है। अब इस साइंटिस्ट के पास यानी ये जो क्रिएटिव इमेजिनेटिव ऑब्जर्वर है ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ये रियलिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो टू फॉर ऑब्जर्विंग दैट रियलिटी ही हैज सम काइंड ऑफ डेटा, राइट। तो डेटा का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि डेटा जो है वो हम यूं बात कर सकते हैं कि डेटा इज बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन या जो भी जिस किस्म की चीज भी वो ऑब्जर्व कर रहा है आप इसको जनरली कुछ भी समझ सकते हैं। यानी ये इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, इसको आप फैक्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। जनरली डेटा का मतलब क्या है कि हम इसको सेंस की बेस पे देख सकता है वो कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इस सेंस डेटा की मर्जी से मदद से कर सकता है। तो इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सेंस डेटा, मे बी कुछ ऐसा डेटा हो जो थियोरेटिकल फॉर्म में हो, कुछ ऐसे कंक्लूजन्स होंगे यानी थर्ड, तो वो भी डेटा के अंदर ही कहलाएंगे। यानी हो सकता है वो सेंस डेटा की बेस पे किसी पुराने लोगों ने कंक्लूजन निकाले हो। इट कैन बी अ हिस्टोरिकल डेटा, यानी ये पुरानी कोई बातें हो सकती हैं विच आर इन दी बुक्स, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मौजूद हैं हमें एनालिसिस में हेल्प करती हैं। सो ऑल काइंड ऑफ दैट डेटा ये ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये ऑब्जर्वर इस डेटा को देख इस डेटा इसके पास ये डेटा अवेलेबल है तो ये अब उससे क्या करता है? जाहिर सी बात है कि ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो कोई बताएगा? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। एनीवन वुड टेल मी के एक आर्ग्यूमेंट को जब बात की जाती है तो हम कहते हैं कि जी लेट्स अज्यूम इट्स अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो वो क्या होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट? कोई बताना पसंद करेगा कि जी anyone can involve himself or herself and let me let us know के आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जी, कौन बताएगा? फातिमा आप बताएंगी? कोई? नो वन? किरण? वजी सेइंग कि हम प्रेमिसेस से
कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये बात अब आपको सबको पता होनी चाहिए। आई मीन इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस थिंग, तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है। और हमने यानी ये हमने कहा था कि ये कुछ कुछ मफरूजे होते हैं, कुछ चीजें फर्ज की होती हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग क्लेम भी हो सकते हैं, और जो कि पुराने हमें। तो ये डेटा क्या है चीज है, ये इस ऑब्जर्वर को इस किस्म के प्रेमिसेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो टू रीकैप हम क्विकली देख लेते हैं ताकि आपको मोर फॉर्मली समझ आ जाए कि आर्ग्यूमेंट के में जब हम, जैसे वजी ने हमें कहा कि जी प्रेमिसेस से कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, तो जो डिडक्टिव का सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, यानी जिसमें हम डिडक्शन करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट में क्या खास बात होती है? उस आर्ग्यूमेंट में दो प्रेमिसेस होते हैं, यानी कॉल इट P1 एंड कॉल इट P2। तो देखिए पहला मेरा P1 क्या है, पहला पहला प्रेमिस क्या है, यानी ये मैं कहीं से, ये कहीं बैकग्राउंड से मैं लेकर आ रहा हूं। यानी आप ये याद रखें कि आखिर इसकी भी तो कोई जगह है ना जहां से ये आ रहा है। तो ये मुझे कहीं से पीछे से मिल रहा है। और मेरे पास क्या प्रेमिस है? मेरे प्रेमिस ये है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हाई स्कूल से आर्ट ऑफ रीजनिंग सीख कर आते हैं। यानी उनको रीजनिंग सीख लेते हैं वो हाई स्कूल से जब होते हैं। और हमने कैसे बात की थी, मिसाल के तौर पे वो हाई स्कूल में क्या पढ़ते हैं, वो इस हाई स्कूल में ओम्स लॉ पढ़ते हैं। तो वो क्या ओम लॉ होता है, V इज इक्वल टू IR। और इसकी बेस पे ये लॉ वो सीख के आते हैं, उन्हें पता है ये रीजनिंग क्या हो रही है, वो उनको पता होता है कि ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल हैं, और ये करंट चूंकि इसके प्रोपोर्शनल है तो दिस रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और हम इसको, यानी ये एक रीजनिंग की मेथोडोलॉजी है। हर किस्म का रीजन, जनरली हम एक जनरलाइज रीजनिंग की बात करें, तो जब मैं ये क्लेम करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं से ये बात सोच के पहले से आ रहा हूं। ये हो सकता है किसी और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन, यानी इसके पीछे एक पूरी चेन ऑफ डिडक्शन भी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं उस चेन में इंटरेस्टेड नहीं हूं ना, फिलहाल तो मैं इस चेन में इंटरेस्टेड हूं जो ये आर्ग्यूमेंट है। तो ये आर्ग्यूमेंट हम ये देते हैं कि इसमें दो प्रेमिसेस हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक कंक्लूजन। सो वी कॉल दिस वन कंक्लूजन। ठीक। अब ये प्रेमिस क्या कह रहा है? पहला प्रेमिस ये कह रहा है कि तमाम अंडर ग्रेजुएट्स जो है वो रीजनिंग सीख कर आते हैं, यानी अपनी अकल का इस्तेमाल, अपने दलाइल जो है, साइंस की दलाइल वो देने का तरीका, या किसी भी किस्म की बात अकल से किसी नतीजे पे पहुंचने का तरीका हाई स्कूल में सीख के आते हैं। ये पहला प्रेमिस हो गया। दूसरा प्रेमिस ये है कि दानिश जो है वो एक अंडर ग्रेड है। दानिश बैठे में आप? यस सर। ये बैठे हुए हैं जी। तो देखें, इसका मतलब ये है कि दानिश यहाँ मौजूद हैं। हम कह सकते हैं जी दानिश इज अवेलेबल एंड ही इज अंडर ग्रेजुएट ही है ना दानिश आप अभी? यस सर। यस सर, अभी अंडर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट है ना? अंडर। तो इसका मतलब है, देखिए ये प्रेमिस भी हमें, अब ये इससे अभी हम ये बात भी साथ ही कर सकते हैं कि ये प्रेमिस भी एक ट्रुथ है, and it is not really an objective truth, but it is generally an intersubjective truth. क्यों? Why isn't this an objective truth? इसकी वजह यह है कि ये इसको हम ऑब्जेक्टिवली इसलिए नहीं कहते कि बहुत सी, ये जो इस जुमले के अंदर बहुत सी assumptions हैं, और जाहिर है कि इसमें इसमें बहुत जनरलाइज बात की गई है। तो हम इसको इस तरह तो नहीं कह सकते कि जी हमेशा ही इस तरह होता है और एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, मगर जनरली ये बात दुरुस्त है। हम सब ये बात मानते हैं कि जो बंदा यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है वो अंडर ग्रेड होता है, और जनरली वो ये काम सीख के आता है। तो दिस वी कॉल इट एन इंटर सब्जेक्टिव ट्रूथ। यानी हाँ जी, मोर और लेस हम एग्री करते हैं कि इस पे कोई आर्ग्यूमेंट हमें नहीं। सेकेंडली, दानिश अंडर ग्रेड है, ये भी एक ट्रूथ है, हमें समझ आ गई है। दानिश अगर ना यहाँ ना होते तो हम कहते कि एक लिस्ट से हमें पता चल रहा है कि ही इज एन अंडर ग्रेड, बट नाउ ही इज हियर, और हम ये बात कह सकते हैं कि दानिश ये भी एक ट्रूथ। अब तीसरा कंक्लूजन जो ये निकल रहा है इस इन दोनों की मदद से, वो ये है कि इस जुमले में से ये लिया गया है कि रीजनिंग, यानी पहले प्रेमिस से हमें ये लिंक मिल रहा है और दूसरे प्रेमिस से हमें कौन मिल रहा है? दानिश।
अब इनके बीच में रिलेशनशिप ये जो दो चीजें हैं ना, ये जिनको मैं इस तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, ये दोनों चीजें बहरहाल दोनों में कॉमन है। देखिए दानिश इधर नहीं है, ठीक है, आर्ट ऑफ रीजनिंग इधर नहीं है, यानी P2 में आर्ट ऑफ रीजनिंग की कोई बात नहीं की गई, P1 में दानिश के बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो लिंक है और जिस तरह से इसको फ्रेम किया गया, उस तरह ये कंक्लूजन इन दोनों में मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करके ये कंक्लूजन बना रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि दानिश नोज हाउ टू रीजन। अब फर्ज कीजिए हम ये बात डायरेक्ट ही कह देते इन दो के अलावा, तो हमसे पूछा जाता कि भाई यार इस नतीजे पे आप कैसे पहुंचे, तो हम आपको ये कहते हैं कि जी ये अगर हम फॉर्मली ये बात करें तो हम कहेंगे कि जी हम एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से इस नतीजे में पहुंचे हैं। अब मैं आपसे कहता कि वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आप ये आर्ग्यूमेंट फ्रेम करते हैं और मुझे कह देते कि सर ये देखिए डिडक्टिव है। अब मैंने ये देखना है कि क्या ये आर्ग्यूमेंट, अगला सवाल ये है कि क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड। यानी अब यहाँ पे मैं जब आप भी मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट पेश कर देंगे तो मेरे पास सवाल क्या है, एज अ लॉजिशियन या एज अ, अभी हमारे केस में एज अ साइंटिस्ट या एज अ लॉजिकल एनालिसिस के लिए वी वांट टू आस्क इज इट वैलिड और इनवैलिड। मैं इस सवाल के जवाब में इंटरेस्टेड हूं। क्यों? क्योंकि ये सवाल मुझे बताता है कि रीजनिंग मेरी कितनी स्ट्रांग है। अब इस आर्ग्यूमेंट को देखिए जी, हमारी क्लास में कोई आयशा है, मुझे नाम नहीं याद था, मैंने वैसे लिख लिया, आई थिंक वी डोंट हैव एन आयशा। एनीवे, तो हमारे पास इसमें भी P1 वही है, P1 में तो कोई फर्क नहीं है ना, there's P1 is same। P2 क्या कह रहा है, आयशा इज नॉट एन अंडरग्रेड स्टूडेंट। P2 भी ठीक है, अब कम से कम हमारी, अगर हम एक थ्योरेटिकल एज्यूम कर लेते हैं कि आयशा नहीं है हमारी क्लास में, अब ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक। सो हो सकता है कि कोई और आयशा हो, किसी और अंडरग्रेड उसमें हो, मगर चूंकि हमारे कंक्लूजन में हम तो अब इस फॉर्म में इंटरेस्टेड है ना, जो ये फॉर्म है जो अभी हमारे सामने, कॉल इट लेट्स से फॉर्म बी, तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपने आर्ग्यूमेंट ड्रॉ किया है, ये देखें इस आर्ग्यूमेंट में इससे कतई नजर कि आयशा है या नहीं, ये तो एक माइनर, ये तो एक इस प्रेमिस के अंदर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ये ऐसी बात ना हो, यानी आयशा की जगह भी से के जी एनी ABC भी कोई नाम हो सकता है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि तमाम अंडरग्रेड्स आर्ट ऑफ रीजनिंग को सीखते हैं, शी इज नॉट एन अंडरग्रेड स्टूडेंट yet she knows how to reason। so हो सकता है कि ये कंक्लूजन ट्रू हो सकता है आयशा कोई रियल स्टूडेंट हो, ठीक है, या ना हो, कोई भी खातून हो, और हम ये बात करना चाह रहे हो। लेकिन इस फॉर्म को अगर देखते हैं हम, फॉर्म बी को, तो इन P1 और P2 की मदद से यहां तक पहुंचने का जो सफर है, जो हमें वजी ने बताया, वो सफर तय नहीं किया जा सकता। इस सफर पे सवालिया निशान है, और हम ये नहीं कह सकते कि, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर अंडरग्रेड कॉमन है, ठीक है, और इनका होना जरूरी है, यानी इसके अंदर इनका होना लाजमी है। अब यहां पे आयशा जो है वो शी इज नॉट एन अंडरग्रेड, तो देखें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अब हमें या तो हमें ये कहना चाहिए कि आयशा डज नॉट नो हाउ टू रीजन, फिर तो बात समझ आती है, क्योंकि इसमें अब हम नॉट से इस्तेमाल करें, लेकिन इन दोनों प्रेमिस की मदद से ये कंक्लूजन ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है। सो हम इस तरह के कंक्लूजन में जिनमें प्रेमिसेस जो हैं वो उन आर्ग्यूमेंट से मूव कर रहे हो, हम ये बात कह सकते हैं कि उस, यानी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इन प्रेमिसेस से ये कंक्लूजन तक आप पहुंच सकते हैं। ये हो सकता है कि these premises are false, premises खुद false हो,
जैसे आयशा नामी कोई खातून ना हो ही ना, वजूद ही ना रखती, और कंक्लूजन भी फॉल्स हो और कंक्लूजन ट्रू हो, कुछ भी हो सकता है, ट्रू हो या फॉल्स हो। सवाल ये है कि क्या यहां से यहां पहुंचा जा सकता है, ये रास्ता क्लियर है कि? अगर ये रास्ता क्लियर नहीं है, आर्ग्यूमेंट इनवैलिड। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि प्रेमिसेस की सूरत हाल क्या है। हम ये कहते हैं, अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आ गई कि अगर हम इसको वैलिड के ऊपर देखें तो हम कहते हैं ऑल अंडर, तीसरी किस्म का ये आर्ग्यूमेंट है, कॉल इट फॉर्म मैंने क्या लिखा था, फॉर्म बी लिखा था, इधर लेट्स कॉल इट फॉर्म सी। एक और आर्ग्यूमेंट, ऑल अंडरग्रेड्स प्रेमिस का भी वही है पहले, आसिम इज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट। अब आसिम तो अंडरग्रेड स्टूडेंट नहीं है, आई मीन दिस वी वुड आस्क हु इज दिस आसिम, यू वुड से ही इज आवर टीचर डॉक्टर आसिम, आप बताएंगे। सो इसका मतलब है कि ये प्रेमिस क्या है, फॉल्स, फॉल्स है ना, आई एम नॉट एन अंडरग्रेड स्टूडेंट, ठीक है। ये कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, ठीक है, आई नो हाउ टू रीजन। ये प्रेमिस क्या है, ये भी अपनी जगह ट्रू है। अब देखिए एक ट्रू प्रेमिस है P1, दिस इज ट्रू, प्लस इसके साथ दूसरा प्रेमिस है वो फॉल्स है, खुद अपनी जगह पे फॉल्स है, लेकिन इस इन दोनों से यहां तक का सफर जो है कंक्लूजन तक का, वो वैलिड है। सो वी कॉल इट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्टेड है कि P1 से जो वजी ने हमें बताया, यानी हमारा मसला ये है कि प्रेमिस से कंक्लूजन तक आप मूव कर रहे हैं, वो मूवमेंट दुरुस्त है कि मूवमेंट दुरुस्त है, इसलिए कि ये इस जुमले में कोई गलती नहीं है। इफ देयर इज अ स्टूडेंट, हम कहेंगे कि इफ, अगर ये बात इससे कतई नजर कि ये असल में है या नहीं, हम ये कहेंगे कि इसका जो फॉर्म है दैट फॉर्म इज करेक्ट एंड दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि ऑल अंडरग्रेजुएट्स लर्न है, आसिम इज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट, आसिम नोज हाउ टू रीजन। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन तक पहुंचे। सो इसका मतलब ये हुआ कि वैलिड और इनवैलिड में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रेमिसेस ट्रू हैं या प्रेमिसेस ट्रू नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन प्रेमिसेस से कंक्लूजन तक पहुंचने का तरीका ट्रू। तो जब हम इस रोशनी में डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि साइंस में डिडक्टिव आर्गुमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई हम साइंस डिडक्शन जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक जो है वो देखें, आप अभी आके पढ़ रहे हैं, यानी एफएससी तक भी अब हमारा अभी अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाने लगी है, मगर यूजुअली आज से 10 साल पहले तक कोई यूजफुल चीज, यानी हम प्रोबेबिलिटी और ये जितने स्टैटिस्टिक्स और ऐसे डिसिप्लिन है ना जिसमें मोस्टली इंडक्शन है, वो डिसिप्लिन आपको बाद में पढ़ाए जाते हैं, पहले आपको डिडक्शन के ऊपर स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो डिडक्शन में अब एक अहम बात नजर आई, वो ये नजर आई कि अगर प्रेमिसेस ट्रू हो, यानी फॉर्म की बात तो है ही है, लेकिन अगर हम ये किसी तरह ये पहुंच जाएंगे ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं, यानी हम कहेंगे दिस वन इज आल्सो ट्रू, ठीक है। तो अगर इस तरह के केसेस में जब ये प्रेमिसेस दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रूथ, प्रेमिसेस का जो ट्रूथ है, ट्रूथ ऑफ प्रेमिसेस एब्सोल्युटली guarantees the truth of कंक्लूजन। क्योंकि देखिए साइंस में हम ट्रूथ में इंटरेस्टेड हैं, और लॉजिक जो है वो साइंस के लिए, साइंस को हेल्प कर रही है, यानी उसके लिए एक बेसाखियों का इस्तेमाल कर रही है, साइंस को हेल्प दे रही है कि वो आर्ग्यूमेंट कैसे ड्रॉ करे। तो देखिए यहाँ पे इस जगह के ऊपर हम किस में इंटरेस्टेड थे, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, यानी हम इस जगह भी ये नहीं कह रहे थे कि आर्ग्यूमेंट ट्रूथ है कि, उससे हम उस पर बात ही नहीं कर रहे थे, बेशक फॉल्स हो बेशक ट्रू हो, हमने तो रास्ता देखना है, और रास्ते में सवाल है कि वैलिड रास्ता है, यानी आप अपनी ऑब्जेक्टिव पे, अपनी मंजिल पे सही रास्ते से पहुंचे या नहीं पहुंचे। लेकिन साइंस में हम वैलिडिटी
हम इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट वैलिड हो। अगर वो इनवैलिड है तो फिर तो बात वैसे ही हमें जाहिर है कि उसके ऊपर उसमें हमारा जो मेथडोलॉजिकल इशू आ जाएगा, जो कि हम अभी आगे जाके देखेंगे अगले लेक्चर्स में जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे। बट राइट नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे प्रेमिसेस ट्रू हो, ठीक है, तो हमें गारंटीड है कि हमारा कंक्लूजन भी ट्रू हो। यानी अगर अगर v इज इक्वल टू आई आर में जो प्रेमिसेस छुपे हुए हैं वो सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं, तो ये ट्रू प्रेमिसेस है, तो इसका मतलब है कि इससे हम जो भी कंक्लूजन निकालेंगे वो जितने भी कंक्लूजन है वो ट्रूथफुल होंगे, उनकी बेस पे हम दुनिया में काम कर सकेंगे, हमें उनकी ट्रूथ को दोबारा जांचने की जरूरत नहीं होगी। हम कंक्लूड कर सकेंगे कि 1 ओहम की रेजिस्टेंस से जब 1 एम्पेयर पास होता है तो वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस 1 वोल्ट होता है, ठीक होगी। 0.5 ओहम की रेजिस्टेंस से जब 2 एम्पेयर पास होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है जी? 1 वोल्ट, ठीक है। तो हमें ये पता होगा कि जी ये वाले कंक्लूजन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो कंक्लूजन ड्रॉ की इनके ये ट्रूथफुल हैं, हम इनकी बेस पे जाएं और जाके सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं। एंड वी हैव नो प्रॉब्लम, वी शुडंट थिंक ट्वाइस, क्योंकि हमने प्रेमिसेस के ऊपर पहले फाइनल कर लिया, या वी नो कि दिस लॉ इज ओके, और इस लॉ में 2 3 या 1 प्रेमिस जितने भी हैं वो बाय द वे देयर इज अ चेन ऑफ प्रेमिसेस, बट हम अभी इसके अलहदा से नहीं देख रहे। देयर इज अ चेन, यानी इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी का प्रेमिस है। प्रोपोर्शनैलिटी क्यों है, ये भी एक पीछे से बात आ रही होगी कि जी आप ये भी तो सवाल करेंगे ना कि भाई ये क्यों होता है, तो ये भी किसी आर्ग्यूमेंट से आ रहा होगा और ये उस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन होगा। तो देयर विल यू कैन ट्रेस अ चेन। हाउ कैन यू ट्रेस दैट चेन? गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर और वहां जाके देखिए, वहां हमने देखा कि हम फर्स्ट लेक्चर से अब तक हम देखते आए हैं कि ये प्रेमिसेस कैसे बनते हैं। इंट्यूशंस भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, नॉलेज क्लेम्स भी हैं, कुछ आइडियल्स भी हैं, कुछ होप्स भी हैं, कुछ कुछ ख्यालात हैं जिनका कोई वो नहीं है, तो जो कि मतलब हमें फलसफे से मिल रहे हैं। दैट्स हाउ वी रीच्ड हियर। सो आई होप अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि ये बात हमने यानी ये बात मैंने क्यों अडॉप्ट किया टू आई मीन टू रीच हियर। तो जब तक आप नहीं पहुंचे थे तो यू हैव अब ये भी एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है कि मेरी ये डिडक्शन है कि वो सारा पाथ अगर मैं चलाता हूं तो यहाँ पे आपको ये बात समझा सकता हूँ इसका कंक्लूजन। अगर मैं वो नहीं चलाता सो मैं उस यहाँ तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल। सो दिस इज हाउ वी डू दी स्टैंडर्ड इंडक्टिव स्टोरी का ये एक पार्ट है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हम कुछ डिडक्शंस करते हैं। डिडक्शंस हमें एक अच्छे कंक्लूजन्स तक पहुंचा देती हैं, वो उन कंक्लूजन्स पे हम सेटल हो जाते हैं। एंड वो कंक्लूजन्स जैसे कि ये कंक्लूजन है तो ये भी किसी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से हम आए हैं, इसके अंदर अपनी प्रेमिसेस होते हैं, ये और थ्योरीज का आता है, ये मजीद प्रेमिसेस ड्रॉ होते हैं, मोर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और वो नया डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक चेन चलती है, यानी यूं ये चेन चलती है कि यहां से वो डेटा लेता है ऑब्जर्वर और यहां से मूव करता है और मूव करके ये एक सर्कल चलता रहता है ऐसे मुसलसल। और अगर आपने इस सर्कल को देखना हो कि ये कैसे चल रहा है तो ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप अपने जो एसे बिल्ड करेंगे उसमें not ideally but as your capacity as a learner, as a humble student, आप ये तो कुछ ना कुछ जरूर देखेंगे कि भाई प्रेमिसेस क्या थे, कंक्लूजन्स क्यों निकले, ये बात यहाँ तक क्यों आई। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या प्रेमिसेस हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, उसमें इंट्यूशंस क्या हैं, उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, उसमें उसमें ये चीजें कहाँ से आई, उसकी हल्की सी हिस्ट्री क्या है। तो ये सब कुछ आपने 1500 वर्ड्स में बताना है ताकि हमें अंदाजा हो कि you should be able to apply this knowledge which you have studied so far. अब हम आ जाते हैं, अच्छा अब तक की बात पे किसी को कोई क्वेश्चन हो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट तक की बात, सो यू कैन आस्क। कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी स्टैंडर्ड इंडक्टिव स्टोरी का एक शाख ये है, दिस इज चेन नंबर 1। ये चेन जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चेन है
और हमने देखें अरिस्टोटल के टाइम से ये चेन चल रही। सो इसको तकरीबन 2500 साल होने वाले हैं, यानी इट्स अ वेरी वेरी, इसकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर हम ये बात ना समझें तो आप समझें कि हम साइंस को पहला आगाज ही नहीं कर सकते। यानी जब आप पहले साइंस की बुक खोलते हैं ना और कुछ भी पढ़ते हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इवन कोई भी डिसिप्लिन हो, साइंस ना हो, कोई भी उलूम हो, हम वो जर्नल टर्म्स में बात करें, सो दिस गोज ऑन एंड ऑन। आप देखें, आप कोई लिटरेरी डिसिप्लिन भी पढ़ते हैं तो डिक्शनरी से कुछ प्रेमिसेस लेते हैं, इन अल्फाज के कहते हैं कि जी P1 ये है कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, P2 ये है कि इसका ये, यानी एक लफ्ज के 5 मुख्तलिफ मीनिंग है ना, तो आप उन मीनिंग की मदद से कुछ कंक्लूजन्स तक पहुंचते। दैट्स हाउ दिस मूव। अब कमिंग टू दी सेकंड चेन ऑफ दी पाथ, तो हम अब देखें होता क्या है। अभी भी हम इंडक्टिव स्टोरी भी, अब दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, दिस इज एन इंडक्टिव फॉर्म। इसमें आप देखिए कि वो बात नहीं चल रही कि जी P1 उस तरह से ये मूव नहीं कर रही, 2 3 4 5 ये मसला नहीं है, ये नंबर कैन चेंज, कैन बी मेनी, राइट, यानी हमारे पास इसमें मसला नहीं है, कैन बी मल्टीपल, मल्टीपल आगे प्रेमिसेस इसमें भी हैं और कंक्लूजन इसके अंदर भी। तो आप देखें एक तरीका इस चेन को सवाल, एक इस बात को ये करने का है। अच्छा, एक बात रह गई पीछे कि जब हम ये बात करते हैं कि जी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो देखिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ट्रुथ, इससे हमें दो बड़े इंटरेस्टिंग नतीजे। पहला नतीजा क्या है? पहला नतीजा ये है कि वी कैन नॉट, अगर आप डिडक्शन कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट, वी कैन नॉट मेक न्यू मिस्टेक्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप VF=IR मान गए हैं तो फिर आप कोई नई मिस्टेक नहीं कर सकते। जितनी मिस्टेक्स VF=IR के अंदर है वही रहेंगी। इसकी बेस पे आप ये, इसीलिए देखिए आप जो भी सॉल्यूशंस लाएंगे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो ये प्रेमिस मान के चल रही है, क्योंकि ये प्रेमिसेस ट्रू है, तो आपको एब्सोल्यूट गारंटी होगी दैट दिस मींस कि आप वो मिस्टेक्स तो आपने ले ली जो इसके अंदर हुई। यानी ओहम की मिस्टेक्स जो हैं, Ohm's mistakes you have taken as it is, उसको तो आप उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे, unless you devise a new law of voltage and relationship between voltage and current, otherwise आप कोई नई मिस्टेक नहीं करेंगे। यानी डिडक्शन देखें आपको एक बड़ी बड़ी फोर्सफुल चीज दे रही है, यानी वो ये कह रही है कि भाई दिस एक्स विल ऑलवेज कट द ट्री, द एक्स इज सो शार्प, you can, if the axe is sharp it will always cut, so you have a very sharp axe, आप हमेशा इस कुल्हाड़ी की मदद से दरख्त को काट सकते हैं, ये कोई इसमें दो राय नहीं। सेकेंडली एक और बड़ी चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमने कर ली है, बट आई वांट टू राइट इट, आप you can look at the form and ignore the content। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको एक तरह से नुकसान भी देती है। नुकसान कैसे देती है? नुकसान ऐसे देती है कि आप सब पढ़े हुए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आप कहते हैं सर हमने तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब ये न्यूमेरिकल आपको क्या कहता है? क्या वो, चूंकि आपको ये कह रहा है कि आप कंटेंट की तरफ नहीं जाते, न्यूमेरिकल में डिडक्शन हुई है एंड यू हैव अ डिडक्टिव माइंडसेट, तो आप ये कहते हैं कि जी डिडक्टिव माइंडसेट के हिसाब से जब स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर्स बन जाते हैं। यानी दे जस्ट गो देयर, दे इग्नोर द कंटेंट, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करते, ना ही सोचते हैं, ठीक है, दे जस्ट लुक एट द फॉर्म। तो एक इसका डाउन साइड भी है, एक इसकी पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि हमें एक किस्म का एक किस्म की फॉर्म मिल जाती है। यानी वो फॉर्म किस तरह की होती है? ऑल ए आर बी, all student learn the art of reasoning, C is A, Danish is a student, that means C is B, that means Danish knows how to reason। तो देखिए ये तो हमें मिल गई और हमें इसकी वजह से हमें ये फायदा हो गया, लेकिन हम सिर्फ इसको ही देखते हैं,
अब फायदा तो है कि हमने जब ये बात पचा ली तो हम वी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट साथ एक हल्का सा नुकसान भी है, क्योंकि हमें फिर ये वाली बात में एक इशू खड़ा रहता है कि हम कई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हमें ड्यूप कर जाते हैं, उनके अंदर समटाइम्स देयर प्रेमिसेस आर रॉन्ग, समटाइम्स प्रेमिसेस आर वीक, राइट। जैसे हम v इज इक्वल टू आई आर से आर्ग्यूमेंट लेते हैं और कहते हैं कि जी अगर मैं खंबे के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो जाऊं, यानी ट्रांसफार्मर के दोनों कंडक्टर्स की उस पे, तो मेरे से इतना करंट गुजर जाएगा। डिडक्शन इज ओके, डिडक्टिवली इट्स स्ट्रॉन्ग, बट ये आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा कि अब क्या होगा भाई, आपकी तो रेजिस्टेंस ही ब्रेक कर देगी, आप तो जल जाएंगे। सो ये बात उस जगह पे नहीं की जाती, तो हमें यूजुअली इसमें ये एक डाउन साइड रहती है कि ये बात छुपी रहती है इसके। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में ये होता है कि हमारे पास इस किस्म की एक शक्ल होती है, यानी हम कहते हैं आप में से किसी ने, मैं ये आर्ग्यूमेंट इस तरह कर रहा हूं कि मेरा P1 क्या है, P1 ये है कि लास्ट लेक्चर जब खत्म हुआ तो आप में से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, assuming P1, that means all of you have understood the last lecture। ठीक है ना, मैंने ये इंडक्शन की है, यानी मैंने आपसे भी पिछली थोड़ी देर पहले क्या पूछा है, 5-6 लोगों के नाम लिए, उसके बाद जनरली बात की है कि भाई आपको बात समझ आ गई, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। आप सबने क्या कहा, आप में सबने नहीं कहा, आपने क्या कहा, 3-4 की मुझे आवाज आई, उन 3-4 ने क्या कहा, उन्होंने कहा सर हमें समझ आ गई है, चलें सर चलें। चैट बॉक्स में भी 1-2 लोगों ने कहा। सो दिस आई इंड्यूस्ड, यानी मैंने ये इंडक्शन ड्रॉ की है, ठीक है, कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दी लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर, या जो अभी जो हम बात कर रहे हैं। सो हमारे पास ये इंडक्शन अब क्या करती, हो सकता है आप ये बात दुरुस्त हो, आप सारी ही बात समझ गए हो सकता है कि ऐसी बात ना हो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं उनको बात समझ ना आई हो और उन्होंने किसी वजह से सवाल ना किया हो, मे बी दे आर शाय और मे बी they are maybe having breakfast and they are or they may not even be there, मुझे उनके नाम नजर आ रहे हो मगर वो उधर मौजूद ही ना हो। तो देखिए बहुत से इसके बीच में assumptions, तो ये क्या चीज है, ये बैकग्राउंड थ्योरीज हैं, बैकग्राउंड assumptions, इसके साथ एक पैकेज आ रहा है। अच्छा, ये कोई यूनिक पैकेज नहीं है, उधर भी डिडक्शन में भी ये आ रहा है, लेकिन इस जगह के ऊपर क्या है कि कंक्लूजन में क्योंकि इंडक्टिव फॉर्म जो है वो बड़ी लूज सी फॉर्म है, यानी वो उतनी खूबसूरत सी फॉर्म नहीं है जिसको हम इस तरह मैथमेटिकली फॉर्मल या लॉजिकली फॉर्मल फॉर्म कह सकें। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी बैकग्राउंड थ्योरीज हैं उनकी बेस पे कभी तो ये आर्गुमेंट ठीक होंगे, कभी इनकी फोर्स निकालना या इनके ऊपर एग्जैक्टली कह देना कि ये जी इनवैलिड है, यानी इनके ऊपर ये सवाल उठाना कि वैलिड और इनवैलिड, ये सवाल हमेशा डिबेटेबल। ठीक है, मैं अपनी इंडक्शन पे इंसिस्ट करूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपको सबको सब समझ आ गया था लेक्चर, और ना आप लोग सवाल पूछ लेते, बिकॉज आई हैव अ थ्योरी। थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि जब लोगों को बात समझ आ जाती है, ठीक है, व्हेन दे अंडरस्टूड अ थिंग सो दे डोंट आस्क क्वेश्चन, राइट। सो हम कहते हैं कि जी मैंने ये थ्योरी बनाई हुई है कि पीपल या स्टूडेंट्स, ठीक है, पीपल ओनली रेज क्वेश्चन, ठीक है, अबाउट अ कॉन्सेप्ट when they haven't understood it fully। देखिए, अब दैट्स माय थ्योरी, आई मीन दैट्स द थ्योरी इन माय माइंड। देखिए मेरे ज़हन में ये थ्योरी है ना, जो तमाम, तो सवाल क्यों किए जाते हैं क्लास में कि भाई आपको बात समझ आ गई। अब इफ दिस थ्योरी, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड थ्योरी,
Many people don't raise question because they may be shy. वो उनको क्वेश्चन पूछते हुए शर्म आती है. They don't know posing the question is difficult. ठीक है, posing difficulty है उनको. सर यहाँ पे एक और कंडीशन भी तो हो सकती है क्या? कि क्या पता उनको समझ ही नहीं आ रही हो. Yes. मतलब थ्योरी ये भी तो हो सकती है. बिल्कुल. तो देखिए ये थ्योरी दानिश ही, आप दानिश ही बोले हैं ना. यस सर. तो दानिश ने देखिए बोला कि एक थ्योरी ये है, एक थ्योरी बी है. ठीक है, थ्योरी बी दानिश ने में दी कि दे डोंट हैव अ क्लू, उन्हें कोई बात ही समझ नहीं आ रही. ये भी हो सकता है. तो देखिए अब जाहिर है कि जब आप इंडक्शंस करेंगे इस ऐसी थ्योरीज की बेस पे तो कभी तो वो ठीक होंगी और यूजुअली उसके अंदर एक मिक्स होगा. यानी हमें कभी तो ये बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडक्शन की बेस. दैट इज व्हाई वी डू डिडक्शन, डिडक्टिव काम करते हैं. तो डिडक्टिव काम कैसे होते हैं? यानी वी गिव यू अ क्विज लाइक एवरी फोर्थ लेक्चर. Why the quiz is given? Quiz is given to see के यार इंडक्शन तो ये की जा रही है बट क्लास को 5, तो जब हम क्विज लेते हैं और क्विज में 20 लोग जो हैं वो फुल मार्क्स ले लेते हैं, या हम होमवर्क देते हैं और देखते हैं कि यार 30% ऑफ द क्लास इज गोइंग फुल, तो हम एक इंडक्शंस, हमारी इंडक्शंस के अंदर और बेहतरी आ जाती है और हमें ये बेहतरी आती है कि हम इसको चेंज कर लेते हैं. हम कहते हैं ऑल ऑफ यूरी, कहते हैं कहते हैं जी अराउंड 45% ऑफ द क्लास. आपको बात समझ आ रही है? इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. यस. अगर आप इसको अभी समझ लें तो यू विल बी वेरी गुड इन योर आई मीन स्किल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एज वेल एज राइटिंग, क्योंकि आपने बहुत आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ही करने हैं. तो जब भी आप कुछ लिखेंगे यू वुड बी एबल टू रीड योर सेंटेंसेस एंड योर आर्ग्यूमेंट्स एंड सी कि मैं यार क्या बात कर रहा हूँ, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे में इंडक्शंस हैं और मेरे आपको जहन में ये कहीं ना कहीं बात बैठी रहेगी. सो ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को हम नंबर देने लग जाते हैं. ठीक है, हम कहते हैं देयर इज अ चांस दैट, तो इस किस्म की बात, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 50% ऑफ द क्लास हैज अंडरस्टूड द लास्ट लेक्चर. क्यों जी? अब मैं आगे एक डिडक्शन करूंगा. मैं कहूंगा, मैं आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहूंगा सर ये देखिए ये क्विज का रिजल्ट है और इतने लोगों ने बेहतर किया है, सो ये मेरे प्रेमिसेस हो जाएंगे. द प्रेमिस इज माय क्विज एंड कंक्लूजन इज कि जी ये देखें ये मेरा कंक्लूजन है, क्योंकि इसका मतलब है कि क्लास के अंदर बहुत से लोगों को बात समझ आ रही है. तो हम क्या बात करेंगे यार इनको समझ नहीं आ रही, सो इनको आ रही है, तो देयर इज यूजुअली इसके अंदर एक चांसी एलिमेंट आ जाएगा. यानी इस वक्त मेरा इस बात से ये मकसद. तो स्टैंडर्ड जो इंडक्टिव स्टोरी है उसके अंदर हमें क्या मिलता है? हमारे पास कुछ बैकग्राउंड थ्योरीज होती है. यानी ये चेन तो चेन 1 थी ना, यानी दिस वाज अ डिडक्टिव चेन. चेन 2 क्या थी? बैकग्राउंड थ्योरीज. कुछ बैकग्राउंड थ्योरीज हैं, कुछ डेटा है. डेटा इज द क्लास क्विज का रिजल्ट है मिसाल के तौर. ये डेटा जो ये जो है ये थ्योरीज हैं, जैसे कि जर्नल थ्योरीज हैं दिमाग में, टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, बात के वो है, लेक्चर नोट्स हैं. हाँ जी आपको समझ नहीं आ रही आपने क्यों ये लिखा कि जी पार्मेनाइड्स जो है की है, बिकॉज पार्मेनाइड्स तो कोई मेंशन ही नहीं था. सो वी कैन हैव अ गुड डिडक्शन कि यार इसका मतलब ये है कि आपने नोट्स नहीं पढ़े, या आपने नोट्स ड्यूरिंग द क्विज, इट वाज एन ओपन नोट्स क्विज, सो यू शुड हैव रेफर्ड द नोट्स. अगर आप कंट्रोल एफ दबाते और पार्मेनाइड्स को सर्च कर लेते और वो उसमें ना मिलता, सो यू कुड हैव डिड्यूस्ड कि द आंसर इज फॉल्स. तो हमें हमारे पास ये टूल्स जो हैं हम बताएंगे कि यार ये वाली स्किन की बेस पे इन शॉर्ट हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव डेटा होगा और कुछ इंडक्शन की जाएगी. ये दोनों चीजें मिलके साइंस को थ्योरीज देती, यानी सिर्फ यहां से भी नहीं आती हैं और सिर्फ यहां से भी नहीं. लेकिन ये जो बात मैं सारी कर रहा हूँ याद रखिए कि ये बात का मतलब बात की वो क्या है, बात का बेस क्या है कि ये स्टैंडर्ड इंडक्टिव स्टोरी है. यानी ये एक स्टैंडर्ड स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको कि सब लोगों का जनरली ये मानना है. ठीक हो गया? और ये थ्योरीज जो हैं, यहां से थ्योरीज के दो पाथ फिर से निकलते हैं. एक पाथ पे वो नए फैक्ट्स देती हैं जो हमने पहले देखा था, और दूसरे पाथ पे जो इंडक्शन वाला है वो मजीद थ्योरीज पे ले जाती है, जो भी हमने लास्ट अपनी छोटी सी एग्जाम्पल.
अच्छा, ये सब कुछ ऐसे ही रहा जब तक के ये इंडक्टिव स्टोरी बड़ी खूबसूरती से चल रही थी, जब तक कार्ल पॉपर आ नहीं है। और कार्ल पॉपर ने अपनी किताब में, जिसको मैंने जो मुझे क्विकली पीछे जाने दें, कार्ल पॉपर ने अपनी लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में, ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट, बाय द वे पॉपर की किताब तो हम अभी रेफर करें, जब हम कून पे आएंगे तो कून की ये किताब मोस्ट साइटेड टेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ साइंस, यानी कि साइटेड, आई एम श्योर आप बात समझते हैं कि इसको सबसे ज्यादा रेफर किया गया, इसकी साइट सबसे वेल साइटेड टेक्स्ट। सिमिलरली दिस बुक इज वेरी वेरी फेमस बुक, क्योंकि ये भी बुक जो है 20th सेंचुरी में साइंटिफिक थॉट के अंदर बहुत ज्यादा काम किया। तो ये दोनों लोग हमारी कहानी का बड़ा अहम किरदार है, दीज बोथ ऑफ दीज फिलोसफर्स ऑफ साइंस। तो हमारे पास क्या हुआ कि कार्ल पॉपर आया एंड कार्ल पॉपर ने ये कहा कि इंडक्शन जो है वो कोई नहीं होती, यानी ही चैलेंज्ड दिस होल थिंग, ये जो पूरी बात है ना, इस बात को ही सेड कि ये बात तो होता ही नहीं है। ठीक, उसने कहा कि सिर्फ ये वाला पाथ जो है, दिस पाथ इज वैलिड, और यही होता है, साइंटिस्ट हमेशा यही करते हैं, साइंटिस्ट इंडक्शन नहीं करते। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट, और हम, दिस इज आवर सेकंड स्टोरी ऑफ टुडेज लेक्चर, यानी ये अब पॉपुलर स्टोरी है, और हम पॉपुलर स्टोरी को क्या कहते हैं, फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफाई करने का क्या मतलब है, रद्द करना, किसी चीज को का इनकार करना। तो पॉपर का ये कहना था कि जी साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन करते हैं, उनके पास कुछ ट्रू प्रेमिसेस होते हैं जैसे मैंने बात की, और वो डिडक्शन लेके जाते हैं। उसने कहा कि साइंटिस्ट कभी इंडक्शन नहीं करते, वो कभी ये नहीं कहते कि उनकी थ्योरी एक दुरुस्त है या थ्योरी बी दुरुस्त है। पहली बात तो ये वो कभी नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि वो 1A, वो ना तो ये क्लेम करते हैं, ना ही जो मैंने अभी बात की बी, वो ये कहते हैं कि ये प्रोबेबल है कि 40% बच्चे सीख गए हैं, या इस किस्म की बात नहीं वो करते, यानी उनके पास प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल बात नहीं वो कर रहे होते, वो सिर्फ और सिर्फ, ये उसका सेकंड क्लेम, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन करते हैं और थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि वो, जाहिर है ये तो वो इनकार नहीं कर रहा ना कि वो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते या थ्योराइज नहीं करते, और जाहिर है वो उसने ये क्लेम तो नहीं किया है, तो बड़ा सिंपल, वो ये कहने, उसका ये कहने का मतलब था कि जो अभी हम देखेंगे कि उसने कहा कि आप जिसको इंडक्शन समझ रहे हैं वो भी असल में क्या है, वो भी डिडक्शन ही है, और वो उसके लिए थ्योरीज को, अपनी थ्योरीज को डिडक्शन की मदद से टेस्ट कर। तो फिर अगला सवाल ये होता है कि जो पॉपर का केस है उसके अंदर उस डिडक्शन की फॉर्म क्या है, ठीक है, क्योंकि पॉपर के केस में ये फॉल्सिफिकेशन एक और चीज आ गई नई, यानी हमने तो पढ़ी है ना दो चीजें, डिडक्शन और इंडक्शन। अब जब पॉपर ने आके इंडक्शन का इनकार कर दिया, तो हमारे पास रह गई सिर्फ डिडक्शन, क्योंकि पॉपर ने कहा कि वो लोग सिर्फ डिडक्शन करते हैं, और उसने कहा कि उस डिडक्शन से वो फॉल्सिफिकेशन करते हैं। सो ही सेड कि वो डिडक्शन से क्या करते हैं, वो थ्योरीज बिल्ड नहीं करते, यानी पिछली दफा तो क्या हो रहा था कि थ्योरीज नई आ रही थी ना, उसने कहा वो थ्योरीज के ऊपर कोई क्लेम नहीं करते, वो टेस्ट करते हैं और थ्योरीज को फॉल्सिफाई करते हैं, यानी थ्योरीज को बनाते ही इस तरह है कि पिछली थ्योरी को टेस्ट करते हैं तो, और फॉल्सिफाई करते हैं, तो उनके पास एक वैलिड थ्योरी आ जाती है, यानी वो कभी ये क्लेम नहीं कर रहे होते कि ट्रू है, सच्चाई की तरफ उनका क्लेम नहीं होता थ्योरी की। ऑब्जेक्टिविटी, यानी देखिए ये इस तरह कह रहे, यानी ये नहीं कह रहा कि थ्योरी बनाते नहीं, थ्योरी कंस्ट्रक्ट नहीं करते, ही सेइंग कि वो कभी ये नहीं कहते कि थ्योरी ट्रू है, वो हमेशा ये कहते हैं कि फलां थ्योरी फॉल्स है, यानी वो ट्रू उस इंडक्शन से, वो इंडक्शन को इस वजह से उसका कहना था इस्तेमाल नहीं। अभी हम इसको थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। तो उस इस पर्सपेक्टिव में उस इस थ्योरी को अगर देखा जाए तो पॉपर का कहने का मतलब ये था कि फॉल्सिफिकेशन इज एन ऑब्जर्वेशन दैट शोज दैट अ पर्टिकुलर थ्योरी इज फॉल्स। ऑब्जर्वेशन आप पढ़ रहे हैं,
मतलब यू नो कि व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन। तो फॉल्सिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ इज रादर इज एन ऑब्जर्वेशन। तो इस फॉल्सिफिकेशन का जो आर्ग्यूमेंट है इसकी फॉर्म ये, यानी पॉपर का कहना था कि ये भी एक डिडक्टिव फॉर्म। वो डिडक्टिव फॉर्म वो कैसे बनाते हैं, वो इस चीज को बना लेते हैं प्रेमिस वन। प्रेमिस वन क्या है, अगर if V is equal to IR is true, then we should observe 1 volt at the voltmeter, ठीक है, when we pass 1 ampere from 1 ohm। आपको बात समझ आई? यानी वो ये कह रहा है कि ये P1 है मेरा, पूरी की पूरी बात अगर थ्योरी T दुरुस्त है, सच्ची है, तो हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए। P2 क्या है? We do not observe 1 volt at our voltmeter। P2 भी मिल गया उसे। अब ये वही बात, उसी किस्म की बात है। ऑल स्टूडेंट्स अंडरग्रेड, दानिश इज अ स्टूडेंट, आप याद है ना? तो उसने कहा कि P1 उनका हमेशा ये होता है, P2 उनका ये होता है, एंड देन दे ड्रॉ अ कंक्लूजन, एंड दैट कंक्लूजन इज ऑलवेज फॉल्सिफाइंग। यानी वो कहने लगा कि वो आर्ग्यूमेंट उनका ऐसे नहीं होता कि मैं समझता हूं कि बच्चे आते हैं और वो बच्चे सवाल पूछते हैं और बच्चे सवाल नहीं पूछ रहे इसलिए उनको बात, वो कहता है इस तरह की बात नहीं है। वो हमेशा वो कहता है कि वो दे आर इंटरेस्टेड इन, एंड इट्स अ वेरी यूनिक क्लेम इन दी, एंड नॉट ओनली अ यूनिक क्लेम बट इसको निगलना भी बड़ा मुश्किल है। यानी प्रैक्टिकल साइंटिस्ट के लिए ये समझना भी, या इसके ऊपर बहुत लंबी इसीलिए डिबेट्स। हम भी इसको सिर्फ टच कर रहे हैं सो दैट हमें ये बात बताओ कि यार इस तरह से फॉल्सिफिकेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। तो हम उसने ये कहा कि हम इस फॉर्म में अपने आर्ग्यूमेंट को कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसका मतलब था कि ये सारा काम जो है ये साइंटिफिक पैराडाइम होता है, यानी इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेंटल पैटर्न या मेथडोलॉजिकल पैटर्न होता है साइंस का, जो वो ये साइंटिस्ट हमेशा ये करना चाह रहे होते हैं। और ये करके उसने, अब हमारे पास फॉल्सिफाइंग, अगर हम इसी को अप्लाई करें तो फॉल्सिफाइंग आर्ग्यूमेंट क्या था हमारा, हमारी इंडक्शन क्या थी यूजुअली, क्योंकि पॉपर ने तो इंडक्शन का इनकार किया, तो याद रखिए कि पिछली दफा हमने पढ़ा हमारी इंडक्शन क्या थी कि आप में से किसी ने सवाल नहीं पूछा, लिहाजा आप सारे लेक्चर समझ गए। पॉपर इसको कैसे, अगर हम पॉपर की चीज को अप्लाई करें तो पॉपर वुड मेक इट अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फॉल्सिफाइंग फॉर्म, फॉल्सिफिकेशन फॉर्म। और वो क्या होगी, वो इसको ऐसे लिखेगा, वो कहेगा आप इसी आर्गुमेंट को यूं बना लें, P1, if all of you have understood the lecture then no one should have raised a question। यहां पे देखिए एक और चीज चल रही है, इसके बीच में एक इफ आ गया। अगर आपको याद हो तो हमने क्या बात की थी यहां पे, इस जगह पे देखिए हमने बातें की थी, एक थ्योरी मैंने बताई थी, एक थ्योरी दानिश ने बताई थी। पॉपर ये कहता है कि आप इस P1 को, चूंकि आपके इसके बैकग्राउंड ये थ्योरी होती है, आप इस थ्योरी को फोरग्राउंड पे ले आए, यानी इसको सामने ले आए। ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी आपके माइंड में वो कहता है नहीं होती, बल्कि ये नहीं कह रहा कि ले आए, मतलब उसका मतलब है कि होता ही ऐसे। तो वो ये उसका कहने का मतलब ये था कि ये थ्योरी जो आपके पास पहले यहां पे, ये थ्योरी बैकग्राउंड थ्योरी थी, ये मेरे जहन में थी, या मैं ये सीखते हुए एक टीचिंग कर रहा हूं। अब according to Popper, this is actually my premise. This he would say that we never do this. Scientists never do this. Right? वो कहता है कि साइंटिस्ट हमेशा ये करते हैं। तो वो कहता है उनके जहन में क्या प्रेमिस होता है, if all of you have understood the lecture, then no one should have raised a question. Danish has raised the question.
ठीक है, दानिश ने चूंकि सवाल किया, ऑल ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द लेक्चर। ठीक, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन्स को ये ना रखें ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, आप या तो ये कंक्लूजन ड्रॉ करें कि ऑल ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द लेक्चर। ठीक, ये करने में साइंटिस्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट को हमेशा ये करने में इंटरेस्ट, यानी वो ये देखना चाहते हैं कि भाई मेरी थ्योरी दुरुस्त है या नहीं। उनको इससे इंटरेस्ट नहीं है कि इस थ्योरी में इसकी जो ट्रूथ फॉर्म क्या है, वो तो सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि अगर वो अपनी फॉर्म को ऐसे रखना चाहते हैं कि हमेशा उनके पास जो रिजल्ट आए वो एक फॉल्सिफाइंग आर्ग्यूमेंट। अगर उनके पास आर्ग्यूमेंट फॉल्सिफाइड नहीं होता, फर्ज कीजिए नहीं होता, तो फिर वो साइंस के लिए वो कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी उसका मतलब है कि, और ऑब्वियस ही बात है कि पॉपर के अगेंस्ट सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन भी यही है कि बहुत से साइंटिस्ट, साइंस का काम सिर्फ इसीलिए तो नहीं हो जाता ना, थ्योराइजेशन। बहुत से लोग ये देखना चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं, वर्किंग क्या होती है। तो साइंस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट थ्योराइजिंग। पॉपर के केस में चूंकि उसका पर्सपेक्टिव फिलॉसफी ऑफ साइंस का है, तो ये आर्ग्यूमेंट पॉपर के अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि ये आर्ग्यूमेंट एक लिमिटेड थ्योराइजेशन के ऊपर तो है, लेकिन साइंटिस्ट बहुत रेगुलरली इंडक्शन करते हैं। और सिंस पॉपर ये क्लेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया, और अब हम देखेंगे कि थॉमस कुहन के टाइम पे इसको कैसे हो। बट फर्स्ट वी गेट अ लिटिल मोर डीप इनटू दिस। सो हमने क्या बात की, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर एंड नो वन शुड हैव रेज्ड द क्वेश्चन। दानिश हैज रेज्ड द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द लेक्चर। अब प्रॉब्लम क्या है, यानी ये क्रिटिसिज्म ऑन पॉपर क्या है। बात तो अभी भी वही है, इफ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर एंड, अभी और बहुत सी बातें होंगी ना, यहाँ पे और बहुत से इफ आने चाहिए। And no one found it hard to phrase the appropriate questions. जैसे हमें दानिश से भी बात हुई कि no one is lazy or shy. Everyone thought really hard about the concepts. ठीक है, यानी 1 2 3 4, तो देखें अभी भी क्या हो रहा है, ये 4 भी तो कुछ चीज है ना। these 4 things are again background assumptions. ये अभी अपनी जगह पे मौजूद है, यानी ये कहीं गई तो नहीं है। पॉपर को इस फॉर्म में लिख देने से पॉपर के, दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये सारी गायब होगी, ये अभी भी अंदर मौजूद है। सो लॉजिक ऑफ फॉल्सिफिकेशन के ऊपर होती है, और ये हमेशा से एक क्वेश्चन रहता है कि ये पॉपर का पूरा एक क्लासिफिकेशन क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स है जो ये बात करता है कि साइंस जो है वो हाइपर क्रिटिकल डिडक्टिविस्ट होते हैं। वो हमेशा फॉल्सिफाई करना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये रहता है कि क्या कि स्टैंडर्ड स्टोरी जिसमें डिडक्शन भी है और इंडक्शन भी, क्या वो दुरुस्त है। तो ये बातें, ये दोनों बातें अपनी जगह चलती रहती हैं। इस हाइपर क्रिटिकल से का डिडक्टिविस्ट का मतलब क्या है कि ट्रू साइंटिस्ट, पॉपर ये कहता है कि जो ट्रू साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा थ्योरीज को फॉल्सिफाई करते हैं, और मतलब पॉपर का आंसर ये है इस क्रिटिसिज्म। और वो कहता है कि जो अपनी थ्योरीज को प्रोटेक्शन में रखते हैं, अपनी थ्योरीज के साथ चिपके रहते हैं, वो सूडो साइंटिस्ट होते हैं। यानी वो ये कहता है कि वो ओरिजिनल साइंटिस्ट नहीं होते, दे आर काइंड सॉर्ट ऑफ, मतलब वो एक एक काइंड ऑफ नॉट होक्स, बट दे लुक लाइक साइंटिस्ट बट दे आर नॉट साइंटिस्ट। राइट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड स्टोरी मैंने आपको बता दी कि स्टैंडर्ड स्टोरी में हमारे पास इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और नई थ्योरीज। सो अब हमने फॉल्सिफिकेशन भी देख ली, और हमने जो है वो स्टैंडर्ड स्टोरी भी पढ़ ली।
So now we come to our third story, जिसमें हम देखेंगे कि असल में पैराडाइम्स क्या होते हैं, बिकॉज हमने तो ये बात करनी है ना कि अब ये लेटेस्ट स्टोरी, या आप कह सकते हैं लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, जिसपे बहुत ज्यादा दुनिया जो है इसकी आप कहें कि इस थ्योरी के ऊपर इंटर सब्जेक्टिविटी अभी बहुत स्टेबलाइज्ड थ्योरी है, और इसकी बड़ी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस, नॉट ओनली इन साइंस बट इन ऑल डिसिप्लिन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर, साइकोलॉजी। सो हम अब इस पे बात करेंगे कि थॉमस कुहन जो है उसने क्या चैलेंज किया पॉपर को, राइट। तो अगर अब आपका कोई इसमें क्वेश्चन है अभी तक की बात में, सो यू कैन, आई नाउ स्टॉप अगेन फॉर मिनट टू आस्क यू दिस। We'll have a quick flow of Kuhn's paradigms, और अभी आपने you don't have to worry too much, क्योंकि मैंने इस पोर्शन को कंक्लूड करना था, तो I have included 2-3 case studies as well of paradigms, बट उनमें अगर कुछ आपको हाईली फिलोसॉफिकल या प्रॉब्लमैटिक लगे तो आपने यू शुड बी वरीड कि जी इसको मतलब इनमें हम उसको इस तरह से टेस्ट नहीं कर रहे, जस्ट वी आर टेलिंग इट लाइक अ स्टोरी, ताकि आपको एक जनरल बात समझ आ जाए एंड यू हैव अ लिटिल वोकैबुलरी। तो कून का ये कहना था कि साइंटिस्ट जो हैं वो, यानी कून के पास सवाल क्या था, पॉपर की तरफ से ये सवाल आया कि जी हम इस सवाल को यूं लिख सकते हैं ना, जितनी बात हमने अभी की, आर साइंटिस्ट्स क्रिटिकल, क्या वो हमेशा क्रिटिकल थिंकर हो, क्रिटिकल, इतने हाइपर क्रिटिकल से मतलब है कि दे आर हाइपर क्रिटिकल डिडक्टिविस्ट, यानी इतना इंपॉर्टेंट, इतनी स्ट्रांगली वो देख रहे होते हैं। कून का ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, वो हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग डिडक्शन नहीं कर रहे होते कि वो इतनी डिबेट अपने साथ नहीं करते। कून से कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती, नॉर्मल साइंस, उसने इस बात को समझाने के लिए एक टर्मिनोलॉजी, ओल्ड टर्मिनोलॉजी को यूज किया, और उसने कहा कि साइंस अपने पैराडाइम्स में मूव करती है, यानी वेल नोन प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स होते हैं। पहली उसने कहा, और ये चीज किस तरह चलती है, दिस थिंग गोज ऑन इन फेजेस, ठीक है, और वो उस फेजेस पे उसकी किताब है ये वाली, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। सो ही सेड कि देयर इज नॉर्मल साइंस, इसका नाम उसने रखा नॉर्मल साइंस। नॉर्मल साइंस से पहले भी एक फेज है जो हम अभी इसके एंड में देखेंगे। नॉर्मल साइंस उसने कहा वो क्या होती है, उसकी नेचर पजल सॉल्विंग होती है, यानी वो इस तरह होती है जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कोई मसले आते हैं, उस साइंटिस्ट ने उस मसले को हल करना होता है, उसके अंदर मैथडोलॉजीज होती हैं, यानी उसके अपने साइंस के मेथड्स होते हैं, जो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा मेथड्स के ऊपर है बाय दी। देन दे डू एक्सपेरिमेंट्स क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमने पढ़ा है, और एक्सपेरिमेंट्स पे ऊपर भी हम लंबी एक बात करेंगे। देन ही सेड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके पास एग्रीड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तमाम लोग जो है वो वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर से चेक करते हैं, तमाम लोग टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करते हैं, कोई और बंदा एकदम जब अपना इंस्ट्रूमेंट ले आता है तो नॉर्मल साइंस में वो एक बाहर से एक चीज लाया होता है, उनकी शेयर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी वो एक ही तरह बात करते हैं। उनके देखें आजकल क्या है, एक तरह के आगे से एक रिसर्च पेपर्स छपते हैं, बुक्स छपती हैं, उनके खास तरीके से वो सबको एक दूसरे की बात समझ आती है, उनके कुछ मयारात होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और इंटर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो इसने कहा कि ये नॉर्मल साइंस जो है ना, ये दिस इज अ नॉर्मल साइंटिफिक फेज, यानी ये एक स्टेबल पीरियड होता है, स्टेबल एंड बैलेंस्ड, जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, और वो काम क्या हो रहा होता है, वो पजल सॉल्व कर रहे होते हैं। आपके पास पजल आता है कि जी ये प्रॉब्लम आ गया है, इसको हल किया जाए। अभी देखिए कि कोविड आया हुआ है, तो कोविड पे इस वक्त 50 जितने जर्नल्स या जितनी भी आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, उन सब ने अपने पोर्टल्स खोल दिए, यानी इफ यू गो टू गूगल स्कॉलर
अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाएं और गूगल स्कॉलर पे सर्च करें तो नीचे आपको बार पे ना बेस पे लिखा हुआ नजर आएगा कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, नेचर, इन सब ने अपने पेपर्स क्या पब्लिशिंग जो है उसको उसको फ्री किया हुआ है, फ्री एक्सेस दी हुई। क्यों दी हुई? बिकॉज दे वांट अ शेयर्ड कम्युनिकेशन। Why? Because देखिए एक पजल सॉल्व नेचर है, एक क्राइसिस आया है, एवरीवन इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो दैट इज दैट, ये नॉर्मल साइंस का एक जनरल रवैया है। यानी इसके बाद कोई और पजल आ जाएगा, फिजिक्स के अंदर लोग अब फिजिक्स के पजल सॉल्व कर रहे होंगे, केमिस्ट्री में लोग केमिस्ट्री के पजल सॉल्व कर रहे होंगे, मैथमेटिशियंस जो है, फॉर्मल साइंसेस, कंप्यूटर साइंटिस्ट अपने पजल्स में लगे होंगे। तो कून सेट के ये वाला, ये जो नॉर्मल साइंस है, इस नॉर्मल साइंस को उसने कहा कि ये पैराडाइम है। यानी नॉर्मल साइंस ही उसका कहना था कि ये एक पैराडाइम होती है। फिर कहता है, फिर उसने कहा कि होता गया, ये चलता रहता है, बट देन न्यू एनोमलीज अराइव। कुछ अरसे के बाद ये मालूम होता है कि इस पुराने सॉल्यूशंस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। हमेशा वो हल जो उन्होंने इधर नॉर्मल साइंस में लोग यूज कर रहे थे वो नहीं चलते। कैलकुलस जो है वो कैलकुलस सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा उससे मसला हो रहा होता है, ज्योमेट्री से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे होते, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में नए थ्योरीज की जरूरत पड़ती है। तो क्या उस ये जब एक बड़े पैमाने पे ये होता है तो न्यू एनोमलीज, मेथडोलॉजीज जो है वो फेल होने लगती है, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होने लगती है और सब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है, इंटर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक उसका कहना था कि ये एक बीच में एक फेज आता है। कभी कभी ये फेज इधर ही रुका रहता है बहुत सालों साल, और ये वाला सिस्टम, अब बहुत से मसले इधर ठीक होते रहते हैं। समटाइम्स इट मूव्स टू दी थर्ड फेज और एक क्राइसिस डेवलप हो जाता है। क्राइसिस में साइंटिस्ट का एतमाद डूबने लगता है, पूरा पैराडाइम जो नॉर्मल साइंस का होता है वो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। एनोमलीज इतना ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो काम नहीं चलता नॉर्मल साइंस। कुछ कभी तो फिर यहाँ पे ये होता है कि वापस आ जाता है कॉन्फिडेंस और हम यहाँ से वापस मूव करते हैं और नॉर्मल साइंस में पहुंच जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ जाता है, वो नया पैराडाइम इमर्ज होता है, ठीक है। और अगर एक मेजॉरिटी नए पैराडाइम को ले ले तो वो पैराडाइम मानना शुरू हो जाते हैं लोग। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, यानी हमने 3-4 केस स्टडीज रखी हुई हैं जो कि, ताकि हम देखें कि ये आखिर हमें पता भी तो चले कि फिर ये पैराडाइम्स कौन से होते हैं और हमें हमें अभी शुड नो कि कहाँ पे आते हैं। पैराडाइम शिफ्ट होता है, रेवोल्यूशन अपनी स्टेज पे पहुंचता है, एक साइंस का एक नए पैराडाइम का इनकलाब आ जाता है और वो पूरे पैराडाइम को एक शिफ्ट दे देता है। ये पैराडाइम जब शिफ्ट होता है तो एक प्री पैराडाइमेटिक फेज में आप दाखिल हो जाते हैं। इसमें साइंटिस्ट नॉट ओनली टेक द फेज ऑफ नॉर्मल साइंस फॉर ग्रांटेड, बट रादर दे डोंट वांट टू बी क्रिटिकल अबाउट इट, कंसिडरिंग इट अ वेस्ट ऑफ टाइम। यानी पैराडाइम शिफ्ट होता है और दोबारा एक नई नॉर्मल साइंस आ जाती है और अब लोग इसको, इस फेज ऑफ साइंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यानी देखिए अब आजकल अगर डेटाबेस या डेटा ड्रिवन साइंस का पैराडाइम, तो पीपल आर आर्ग्यूइंग फॉर अ डेटा ड्रिवन पैराडाइम। लोग अब इसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे कि जी आपको फिर अंदर छोटी साइंसेस के अंदर, यानी अगर कंप्यूटर साइंस में एक स्पेसिफिक पैराडाइम है तो लोग उस पैराडाइम के अंदर जो सब पैराडाइम्स हैं उनको मानेंगे। अगर आप प्रॉब्लम चूज करेंगे तो यू वुड आस्क योरसेल्फ कि भाई ऐसे प्रॉब्लम होने चाहिए, आपके सुपरवाइजर कहेंगे यार जो जो जिनकी सिमुलेशंस हो जाए, जिनके ऊपर प्रोग्राम लिखे जा सकें। तो ये देखें हर हर पैराडाइम के अंदर फिर सब पैराडाइम्स हैं छोटे, और उन पैराडाइम्स के अंदर उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, methodologies, experiments. So this circle, according to Kuhn, माइंड यू ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बट आई हैव चोजन टू रीच इट टिल, टेक इट टिल द मोस्ट, आई मीन द मोस्ट स्टेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड पीरियड। कून के आगे भी ये बहसें जारी। सो हमारे पास अब फिर सवाल पैदा होता है एज अ प्रैक्टिकल साइंटिस्ट या एज अ साइंटिस्ट हु इज इंटरेस्टेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस और द फिलॉसफी ऑफ साइंस, कि हमारे पास क्या हम पॉपर की बात पे ज्यादा देखते हैं या कून की बात पे।
ठीक है, we think that scientists are critical or do they take a lot of stuff for granted? और ये lot of stuff क्या है? ठीक है, ये lot of stuff इसी तरह के you never challenge your scientific paradigm। यानी आप भी तो एज स्टूडेंट क्या कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि जी अगर टीचर से आपने पूछा कि जी मैं अगर सर अलजेब्रा ना पढ़ूं तो मैं अलजेब्रा को स्किप कर सकता हूं और मैं उस ये प्रॉब्लम ऐसे क्यों ना हल करने की कोशिश, जाहिर है कि हम उस जगह पे नहीं जाते। वी टेक इट अ स्टैंडर्डाइज्ड पैराडाइम। यानी अब आजकल ये बहुत बहस है कि जी कैलकुलस जो है वो स्टूडेंट्स को कब पढ़ाया जाए और वो कितना पढ़ाने की जरूरत, क्योंकि हमारे पास कैलकुलस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उनकी जगह पे दूसरी दूसरी तरह से कई उन प्रॉब्लम्स को लिखा जा रहा है। इन जर्मनी एंड यूरोप एटसेट्रा लोग पांचवी छठी के बच्चों को डिजिटल लॉजिक की तरफ मूव करा रहे रादर देन टीचिंग देम क्लासिकल मैथमेटिक्स। वो उसकी उसकी काम खत्म तो नहीं होता, लेकिन चूंकि वो इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है और उनको शायद 10वीं के बाद जिस तरह हमारे यहाँ मोबाइल इंजीनियर बनिए और इस किस्म के बैनर लगे होते हैं, उस तरह अगर लोगों का ख्याल हो कि यार अगर अब आपने मोबाइल का प्रोग्रामिंग करनी है तो हो सकता है MIT और इन स्टैनफोर्ड में आप देखें तो 10वीं से 8वीं से जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ानी शुरू कर दी गई। एंड दीज आर दी रीजंस, क्योंकि पैराडाइम जो है वो शिफ्ट होता है। और हम हमेशा, अगर हम फलसफी हो या फिलोसफर्स ऑफ साइंस हो, तो हम इस पे बात कर सकते हैं कि करंट पैराडाइम क्या है और उसका एंड दिस इज अ क्वेश्चन कि जी क्या ये अच्छी चीज है या ये बुरी चीज है। तो इसका जवाब ज्यादा बेहतर ये है कि ये एक नेचुरल चीज है, क्योंकि प्रॉब्लम्स चेंज हो रही हैं और हमारे पास उन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए यकीनन पैराडाइम बदलने चाहिए। पैराडाइम मेंटालिटी इतनी परवेसिव है, यानी इतनी फैली हुई है कि हर किस यानी कून्स पैराडाइम कह देना चाहिए कि उस ये बात अब हर फील्ड के अंदर जाती है। यानी ये सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि कून का दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट साइटेड पर्सन दैट बुक, बिकॉज वो अब हर किस्म की थ्योरीज, जहां पे भी थ्योरीज या जर्नली जिसको हम उर्दू में उलूम कहते हैं, वहां पे पैराडाइम की बात होती। तो इसलिए ये बड़ा लॉजिकल है कि हम बड़ा क्विकली कुछ पैराडाइम्स को के ऊपर देखें कि हम चूंकि हम उनके ऊपर बात करते हैं। तो पहली पहली केस स्टडी है फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स जो है यूजुअली वो जनरल फिलॉसफी के से आइसोलेटेड नहीं होती। यानी जो उस जमाने की फिलॉसफी होती है ना, उसके साथ ही फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स भी अपना सफर जारी रखती है। तो देखें, फिलॉसफी में अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के तीन तीन चार पैराडाइम्स हैं। यानी ये बहुत ओल्ड पैराडाइम है, कदीम जमाने से लेके तकरीबन तकरीबन 17th सेंचुरी, ठीक है। और अब देखते हैं कि जी इसमें बहुत कायनात के मसले जहन से इतना ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन जितना भी आप प्लेटो के देखें, आपने प्लेटो के डायलॉग्स पढ़े हैं तो एक मीनो पढ़ा है और पहले आप गॉर्जियास पढ़ चुके हैं, तो आप देखें कि जनरली उसमें कुछ लेवल्स ऑफ बीइंग होते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि जी वजूद जो है उसके दर्जे के क्या हैं, और वो प्लेटो इसी तरह उनको उनको जब वो दर्जे चलते हैं तो हिरार्कीज हैं स्ट्रॉन्ग, यानी ऊपर से नीचे की तरफ वो दर्जे आते हैं। मादा जो है मैटर, उसमें उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टिंक्शन मौजूद है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उनके साथ क्या करें। ये ओल्ड टाइम है। यानी हमारे बात ज्यादातर किस तरह हो रही है, जनरल फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में हो रही है, पोएम्स की सूरत में हो रही है, आर्ट की सूरत में हो रही है। और जनरली जो है ये काम इसी तरह चलता है रेनेसां तक, यानी 17वीं सदी। अर्ली मॉडर्निटी में जो जदीद जमाना आता है, उसके बाद ये बहस पूरा फिलॉसफी ही उस तरफ मूव करती है। तो फिलॉसफी और मैथमेटिक्स में भी ज्यादा बातें अब कॉग्निशन की होने लग जाती है। यानी कि शऊर की, इंसानी शऊर वो कैसे बात करेगा, जहन के साथ शऊर जहन के साथ इंसानी वजूद का क्या ताल्लुक है। वर्टिकल हायरार्कीज जो है वो खत्म होने लग पड़ती हैं, यानी उनको क्वेश्चन किया जाता है और रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। अभी हम अगली नेक्स्ट स्लाइड वुड टेल अस कि ये मैथ्स पे कैसे इंप्लीमेंट होता
ठीक है ना। उस वक्त आपको आप देखेंगे रिलेशन आते हैं तो सेट थ्योरी डेवलप होने लगता है। यहां पे क्या आता है, यहां पे नंबर थ्योरी है। यानी आप देखिए ना, यहां पे आप पाइथागोरस और ये वाले लोग हैं ना, कदीम लोग, तो क्या ज्यादा है, नंबर थ्योरी प्लस ज्योमेट्री। यहां पे क्या है, सेट थ्योरी, अलजबरा, राइट। यानी ये यहां पे आप ये देखिए कि अलजबरा, ये रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स बनने लग पड़े, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेट्स, ये नंबर्स जो है ये सेट की फॉर्म्स में आ रहे हैं। तो ये देखिए ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम बात करते हैं कि हकीकत की, व्हाट इज रियल। यहां मतलब है व्हाट कैन वी नो, हाउ टू नो रियलिटी। और यहाँ पे लास्टली आजकल के जमाने में 19th सेंचुरी के वक्त से ये एंथ्रोपोलॉजिकल है, यानी इंसानी, ह्यूमन सेंटर्ड हो जाता है, कंक्रीट पर्सन आने लग पड़ता है। इसमें बहुत बड़ी चीज है कि नॉलेज लिमिटेड है, इम्परफेक्ट है, हर चीज रिलेटिव है, चेंज हो रही है। और चेंज के साथ क्या चीजें आने लग पड़ती हैं, कैलकुलस बहुत बढ़ जाता है। कैलकुलस देखें 17वीं 18वीं सदी से ज्यादा लाइबनीज और न्यूटन और इनके टाइम पे चल रहा है, बट यहाँ पे आके कैलकुलस की बड़ी, कैलकुलस के बाद ज्योमेट्रीज चेंज होने लगती हैं। विद आइंस्टाइन हमारे पास नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज आने लग जाती हैं, और हमारे पास वो वाले मेथडोलॉजीज आती हैं जो कि इन 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 टाइम्स में हम हमारे पास इतनी ज्यादा उनका इतना ज्यादा उनके ऊपर बात नहीं हुई। यानी हमें आप देखें सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ठीक है, ये आपके सारे वही चैप्टर्स हैं। मैं आपकी एफएससी की किताब से बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट एक्सेप्ट नॉन यूक्लिडियन। तो ये बातें हम, ये नजर आता है कि जी प्राइमरी रियलिटी जो है, वहां पे फलसफे में क्या हो रहा है कि इंसान जो है वो मेन रियलिटी है, इंसान पे फोकस करें। हम इसको अगर मैथ्स पे लेके जाएं तो हर पैराडाइम में, यानी अगर हम फलसफे के ये 3 पैराडाइम ले लें, कॉल इट पैराडाइम 1, पैराडाइम 2 एंड पैराडाइम 3, तो ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पैराडाइम में मैथ्स भी उसी तरह चलता है। ठीक है, यानी यहां पे हमें मैथ्स क्या है, एक ट्रू चीज है, एक खास चीज है। यानी नंबर इज द कंटेनर ऑफ रियलिटी, नंबर की मदद से आप पूरी कायनात को ढूंढ सकते हैं, आपको कि आपकी एक्सेस है कायनात में। जब एपिस्टेमोलॉजिकल में आते हैं तो मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस और थ्योरीज बनने लगे, जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स बन जाते हैं, जिसको मैंने अलजबरा से पिछली उस पर बात की। एंड जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल में आते हैं तो मैथमेटिशियंस अब एक कम्युनिटी के तौर पे काम करते हैं। अब देखें इसके बाद से मैथमेटिक्स भी पब्लिश होने लग पड़ता है। आप कहीं अलहदा से बैठ के मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, यू हैव, फिर एथनो मैथमेटिक्स आ गए, चीनी मैथमेटिक्स, हिंदू, इंडियन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बात शुरू हो जाती है कि जी अरेबिक अरेबिक मैथमेटिक्स, यानी एंशियंट, जो हमारे पास एंशियंट के बाद से जो एक शिफ्ट, ये चीजें लैंग्वेज में आती हैं। हम इस तरह के सवाल उठाते हैं कि लॉजिक एंड मैथमेटिक्स का क्या ताल्लुक है। ठीक है, आपके पास देखें बूलियन अलजेब्रा आता है, आप सबने पढ़ा हुआ है ना बूल का। ठीक है, तो जो जॉर्ज बूल जो है वो मैथमेटिक्स को यूज करते हुए एक बूलियन लॉजिक के ऊपर जाता है, और लॉजिक से की बेस पे आप देखें कि मैथ्स जो है वो डिजिटल लॉजिक में ट्रांसलेट होता है, और आप यू रियलाइज के डिजिटल लॉजिक की बेस पे आप इवेंचुअली यू रीच टिल कंप्यूटर्स। सो दैट ब्रिंग्स अस टू दी अनदर केस स्टडी। यानी मैंने यहाँ आपको 3 पैराडाइम्स बताए मैथमेटिक्स। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में भी हम उसको इन तरह से बात कर सकते हैं। यानी एक पैराडाइम हम कह सकते हैं मेथडोलॉजिकल, एक पैराडाइम हम कह सकते हैं ऑन्टोलॉजिकल, और एक पैराडाइम हम कह सकते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल। तो मेथडोलॉजिकल पैराडाइम क्या है, यहाँ पे ये सवाल है, एंड आई लीव दीज क्वेश्चंस टू यू टू टू सी कि सिर्फ आप इन सवालों के मतलब समझ जाएं, जवाब तो एक अलग बात कि इज कंप्यूटर साइंस अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यानी ये एक क्वेश्चन है, इज इट एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और इज इट अ नेचुरल साइंस। देखें ये एक मैथडोलॉजिकल तरीके से इस सवाल का, यानी ये मैं
पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा हूं। अभी हम इनकी बेस पे आगे देखेंगे कि पैराडाइम्स क्या है। तो दूसरा सवाल क्या है, ऑन्टोलॉजिकल, यानी मैथमेटिकल। जैसे बात की हमने वहां पे ऑन्टोलॉजी मतलब था कि व्हाट इज द रियलिटी। यहाँ पे सवाल ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स की रियलिटी क्या है, वो क्या होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की फिलॉसफी में ये कहा जाता है कि पूछा जाता है कि क्या कंप्यूटर प्रोग्राम्स इसी तरह हैं जैसे मैथमेटिकल थ्योरम्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या ये सिर्फ डेटा है, या हमारी कोई जहनी चीजें हैं, यानी हमने जहन को इमुलेट किया। कहा जाता है ना जी कंप्यूटर है जी इंसानी जहन की तरह है, या इस तरह की जार्गन यूज होती है। लास्टली ये सवाल इस जगह पे है कि हाउ हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो क्या डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो वो डिडक्शन कर रहे होते हैं, या वो कोई एम्पिरिकल चीज है, कोई एक्सपेरिमेंटल चीज है, कोई 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 हमारे एक्सपीरियंस से इस तरह रिलेटेड। तो देखिए ये सवाल जब हम जर्नलाइज फिलॉसफी से आगे लेके चलते हैं तो हमें नजर आता है कि कंप्यूटर साइंस में भी इनके मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। रैशनलिस्ट पैराडाइम क्या कहता है? रैशनलिस्ट पैराडाइम वो ये कहता है कि कंप्यूटर साइंस एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है। प्रोग्राम्स जो हैं वो मैथ्स के ऑब्जेक्ट्स की तरह होते हैं, वो हमें पहले से नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज हम डिडक्टिव रीजनिंग से बता सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ चलेगा और इसका ये रिजल्ट आए। दूसरा दूसरा पैराडाइम जो है वो टेक्नोक्रेटिक पैराडाइम। वो ये कहता है कि ये आजकल का डोमिनेटिंग पैराडाइम है। रैशनलिस्ट पैराडाइम जो है उसके अंदर ज्यादा लोग अपने आप को क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या अपने आप को कहाँ पे प्लेस करते हैं। देयर आर मेनी, देयर इज अ टेक्नोक्रेटिक पैराडाइम जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन पैराडाइम। ठीक है, और इसमें जाहिर है हम कुछ बनाना चाहते हैं, कोई टेक्निक्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो ज्यादा इस पैराडाइम से रिलेटेड है। और दे कॉल इट, दैट्स व्हाई दे कॉल इट एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। यानी हमने कोई चीज बनानी है ना, इंजीनियरिंग तो बहरहाल कुछ फिजिकली कुछ बनाने का नाम है, जो कि कुछ इंजीनियर करें, आप कंपोनेंट्स को मिला के एक सिस्टम बनाएं। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स आर जस्ट डेटा। हम टेस्टिंग सूट्स बना सकते हैं, यानी हम कंप्यूटर टेस्टिंग के ऐसे सूट्स बना सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो हमें बता दें कि भाई ये प्रोग्राम की रिलायबिलिटी तकरीबन क्या होगी। ठीक है, तो ये एक टेक्नोक्रेटिक पैराडाइम। देन देयर इज अ साइंटिफिक पैराडाइम। और साइंटिफिक पैराडाइम क्या है? साइंटिफिक पैराडाइम ये है कि कंप्यूटर साइंस एक नेचुरल एम्पिरिकल साइंस है। प्रोग्राम्स इस तरह है जैसे जहन के में कुछ रूल्स चल रहे हैं। ना सिर्फ हम पहले से बता सकते हैं ए प्रायोरी, बल्कि हम ये बता सकते हैं कि बाद में नॉलेज की स्टेटस क्या होगा। हम डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और यहाँ पे अब जो बहुत ज्यादा इन है, या बहुत ज्यादा नाउ इट्स मोर इन फैशन दैट दिस इज दी साइंटिफिक पैराडाइम। तो हम अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये तीनों पैराडाइम अपनी अपनी जगह यूज हो रहे हैं तीनों। ये जो एरिया है ये ज्यादातर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन एंड इट्स मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल पैराडाइम। ठीक है, आपको कंप्यूटर साइंस में इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनके साथ डूइंग पार्ट भी दिया जाता है, बिकॉज ये वाला पैराडाइम अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज द अपकमिंग थिंग, यानी हमारे पास इसका ये दिस इज अगेन कमिंग। तो हमारे पास तीसरी केस स्टडी में हम ये कह सकते हैं कि हम जर्नल साइंस को भी देख लें। तो जो जो जर्नल साइंस का एम्पिरिकल पैराडाइम है, जो कि प्री गैलीलियो है, हमने दूसरे पहले लेक्चर में गैलीलियो देखा, दूसरे में भी देखा। तो गैलीलियो से पहले पहले तो ये साइंस कहाँ तक लिमिटेड है कि जो नेचर में, कुदरत में जो काम हो रहे हैं, जो फितरी मजाहिर हैं, उनके ऊपर बात की, उनके ऊपर तजर्बा की। यहां से हमें नजर आता है कि मैथमेटिक्स के पैराडाइम में जब कैलकुलस और ये चीजें आती हैं, तो गैलीलियो और न्यूटन के टाइम से आप देखते हैं कि ज्यादा इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस और जनरलाइजेशन, तो हम इसको कहते हैं कि जी ये थ्योरी की तरफ आप मूव करते हैं और एम्पिरिकली चीजों को
कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर थ्योरी जो है वो बताती है कि जी क्या रिजल्ट्स होने चाहिए फ्रॉम 1960s। यानी ये इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग पैराडाइम। देखिए ना, तब तक सारे प्रॉब्लम हो रही हैं। तो अगर आप याद करें कि पजल सॉल्विंग नेचर जो है साइंस की, जो मैंने आपको कून की पहली उस पर लिखी हुई थी, तो ये सारे पजल्स बड़े आराम से सॉल्व हो रहे हैं टिल द टाइम कि हमें नजर आता है कि कंप्यूटर्स बन जाते हैं एंड दे वी थिंक कि यार ये जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना थे, बड़े पेचीदा मसले जो थे, ये भी अब इनके इनकी कई थ्योरीज बिल्ड थी बट वी वर अनेबल टू सॉल्व दोज पजल्स। इवेंचुअली फ्रॉम अ क्राइसिस वी मूव टू अ कंप्यूटेशनल पैराडाइम, जिसमें हमने कहा कि जी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाए। और अब आप भाई सितारों पे तो नहीं पहुंच सकते बट यू कैन सिमुलेट दी स्टफ। आप कंप्यूटर ही के ऊपर से बैठ के देख लेंगे यार ये वेयर वुड बी दी जुपिटर, और आपके पास जो कंप्यूटर्स की बेस पे डेटा है उसकी बेस पे ना सिर्फ स्टार्स के पाथ्स बल्कि यू कैन प्रिडिक्ट के यार वो पाथ्स कहाँ हैं। और फिर हमने देखा कि जी वही यहाँ पे जो नेचुरल फिनोमेना था वो रेडियो टेलीस्कोप्स, और इसके बाद एक कंप्यूटर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसको यूजुअली हम कंप्यूटर्स का रेवोल्यूशन कहते हैं। और 21वीं सदी में सिंस 21st सेंचुरी हमारे पास एक अब डेटा ड्रिवन पैराडाइम आ गया। यानी अब हम ये बात करें कि क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट्स, बिग बिग डेटा बेस्ड एनवायरनमेंट जिनमें हमारे पास मैस अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। So by sitting in your home, you can we work on theoretical physics data. And as a computer science uh, undergrad, you can take a thesis to research on, let's say, some theoretical physics issue. Because वहां से आप physics की theories पढ़ेंगे and you can make programs and you have the data, और आप उसकी बेस के ऊपर you can develop a thesis जिसमें जाहिर है आपके कुछ अपने conclusions हो। सो हमारे पास ये डेटा वाइडली अवेलेबल है और जितना डेटा आता जा रहा है उतने मजीद प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। और दिस इज हाउ दी राइट नाउ आई मीन वी कैन से कि हम कंप्यूटेशनल प्लस डेटा ड्रिवन पैराडाइम को इकट्ठे, वो हमारा मतलब आप उसको ये कहें कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ना इस पिक्चर में, लेट मी गेट अ लिटिल बैक, यानी ये जो इसकी पिक्चर थी कि ये, सो दिस इज दी डोमिनेटिंग पैराडाइम, राइट। यानी हमारे पास ये नॉर्मल साइंस ऑफ द टाइम्स जो है वो बन रही है, ठीक है। मेजॉरिटी इसको अडॉप्ट करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि जी मेरा ये डोमिनेटिंग पैराडाइम है, मैं उस पैराडाइम के अगेंस्ट नहीं जाता। यू कैन यू विल पीपल विल आस्क यू अबाउट कि जी आप कोई डेटा ड्रिवन काम कर रहे हैं या आप थ्योरी के ऊपर ही बस काम कर रहे हैं। सो दिस इज वेयर वी आर। हमारे पास ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो गया। मैंने इसके लिए 3 साइंसेस, वेरी स्मॉल चैप्टर फ्रॉम कून्स स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, नॉर्मल साइंस एज अ पजल सॉल्विंग। पजल सॉल्विंग में क्या होता है, दिस आई टेक जो कंप्यूटर साइंस के पैराडाइम है दे आर टेकन फ्रॉम दिस पेपर। अगर आप इनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, वरना हमने बात उस पर काफी कर ली है। एंड दिस इज द 4th पैराडाइम। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट लेक्चर बाय माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। तो इसमें हमारे पास 4th पैराडाइम क्या है, डेटा इंटेंसिव साइंटिफिक डिस्कवरी कैसे हो रही है, उसके जर्नल प्रिंसिपल्स की तरफ इसमें बात की गई है। वेरी शॉर्ट पेपर्स, नॉट वेरी लेंथी। तो दिस वाज आवर एंड, यानी अब आप देखिए कि वो 5-4 लेक्चर्स आप मिला लें तो इस वाले में हमने जनरली देखा कि जी इंडक्टिविस्ट अकाउंट क्या है, पॉपर की फाल्सिफिकेशन क्या है, कून के पैराडाइम्स क्या हैं, और इनका जर्नल छोटा सा कंपैरिजन हमने देख लिया साथ साथ बात करते हुए। फिर हमने 3 किस्म के पैराडाइम्स देखे। एक तो जनरल साइंस के पैराडाइम जो हमने लास्ट में देखे 4, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स के 3, और कंप्यूटर साइंस के भी 3 पैराडाइम। तो ये दोनों ये दिस वाज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये जस्ट कंसीडर देम एग्जांपल्स इंक्लूडिंग दिस वन एज वेल। इनको रीड कर लें और समझ लें। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें ये हमारे बेसिकली वो प्रिंसिपल्स का ज्यादा बड़ा पोर्शन है, क्योंकि ये एक रीजनिंग के हमारे प्रिंसिपल्स। So these 3 were the examples. Now our first module is finished.
जो पैराडाइम्स ऑफ साइंस पे। और अब जो हमारे नेक्स्ट 6 लेक्चर्स हैं और 7 लेक्चर वो होंगे, मैं आपको जल्दी से उनको गाइड कर दूं। यानी हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड्स, यानी साइंटिफिक मेथड्स की बात करेंगे, जनरली वो क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। यानी हाँ, अब दोबारा से हम देखेंगे कि डिडक्शन इंडक्शन प्रैक्टिकल साइंस में कैसे अप्लाई होती है। तो इसमें आपने काफी चीजें पहले भी पढ़ ली हुई हैं और वो दोबारा देखी जाएंगी। फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स कि वो क्या होते हैं। देन वी विल हैव 2 लेक्चर्स ऑन मॉडल्स। पहले हम मॉडल्स की थ्योरी देखेंगे और फिर हम मॉडल्स की प्रैक्टिस देखेंगे, यानी मॉडल्स किए कैसे जाते हैं, ठीक है, बनाए कैसे जाते हैं। एंड देन लास्टली वी वुड सी सम स्टैटिस्टिकल रीजन। तो ये हमारे मेथड में भी 2 हैं, एक हम साइंस का स्टैंडर्ड मेथड जनरल बात करेंगे, एक हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल की बात करेंगे, जो साइंस का अब वैलिड मॉडल, एचटी मेथड। तो ये हमारे तकरीबन 7 to 8 लेक्चर्स अभी रहते हैं, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग एंड देन साइंटिफिक राइटिंग एंड एथिक्स। तो ये दिस यू कॉल दी, यू कैन कॉल नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट लेक्चर से हमने मेथड्स और गोल्स ऑफ साइंस को करना है। सो यू शुड एक्सपेक्ट अ क्विज इन आफ्टर 1 वीक, जो कि पहले 2 लेक्चर का क्विज हो चुका है। तो लास्ट 3 लेक्चर्स जो हमारे थे, इंट्यूशन, रीजन, ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड दिस पैराडाइम्स, तो इनमें से यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ईच फ्रॉम दी 3 लेक्चर्स। हमारे 5 क्विज का वैसा ही टेस्ट होगा। सो ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम। एनी क्वेश्चन?